हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई रियली होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। प्रगति दिस साइड, योर एसएसटी टीचर। एंड देखो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आप लोगों की क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसका आप लोगों की क्रैश कोर्स की सीरीज होने वाली है, पूरी की क्लास 10th की आपकी सोशल साइंस की, जिसमें हम लोग सारे ही चैप्टर्स को विद इन फ्यू डेज कंप्लीट करेंगे। एंड आपको इसके अंदर आपको पता है कंप्लीट आपको नोट्स यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। एंड इन सारे ही नोट्स को टेलीग्राम का चैनल है, आप लोग वहां से डाउनलोड भी इजीली फ्री ऑफ कॉस्ट आराम से आप लोग कर सकते हो। तो चलिए अब बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। एंड मैं इतना कह सकती हूँ, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने ये वीडियोस देख ली, आप लोगों को समझ में आ गया कि हाँ इसमें क्या था, आपने एक बार पीडीएफ को रिवाइज कर लिया, तो आप लोगों का एक चैप्टर कंप्लीट रूप से अच्छी तरह से आपका सब कुछ उसके अंदर कवर अप हो जाएगा। इसके बाद हम लोग आप लोगों का जो क्वेश्चन आंसर्स की सीरीज है वो भी हम लोग लेकर आएंगे, ताकि हम लोगों का वो वाला पार्ट भी कंप्लीट हो सके। ठीक है जी, तो चलिए बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात जो आपके इस चैप्टर के स्टार्टिंग में है, दैट इज फ्रेडरिक सूरो की यूटोपियन विजन। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 3 से 5 नंबर का, यूजुअली 5 नंबर का आपके एग्जाम में क्वेश्चन किसी ना किसी सेट में आता जरूर है। तो इस वाले क्वेश्चन को तो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ऑल्दो मैं आपका मेरा पढ़ाने का थोड़ा तरीका अलग है कि मैं जो बुक का ऑर्डर है उस ऑर्डर से नहीं पढ़ाती हूँ, मैं थोड़ा सा आगे पीछे करके सिक्वेंशियल तरीके से मैं उसको पढ़ाती हूँ। बट हाँ, सबसे पहले हम एक बार इसका ओवरव्यू देख लेते हैं कि क्या हो रहा है और बेसिकली आप इस चैप्टर में पढ़ने क्या वाले हो। तो देखो, जब चैप्टर का नाम आपका कहता है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यानी कि यूरोप एज अ कंट्री, आपको पता है वेस्ट पार्ट में है हमारे, वहां पर आखिर नेशन की शुरुआत, नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के मन में कैसे आई, कौन से यहाँ पे लड़ाइयाँ हुई, कौन से वॉर्स हुए, किस किस के बीच हुआ, क्या चीजें हुई, कैसे रोमांटिसिज्म के थ्रू आया, बेसिकली नेशन की भावना डेवलप होना, हमारे देश के प्रति हमारे अंदर प्राउड, हमारे अंदर एक फीलिंग डेवलप होना कि हाँ हम इस देश के हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, हम इंडियंस हैं, ये सिर्फ यूरोपियंस है। ये फीलिंग डेवलप होना, इसे हम सिंपल सी भाषा में कहते हैं नेशनलिज्म। पहले ये चीज क्लियर हुई चैप्टर का नाम के अकॉर्डिंग। की बुक में जो ये फर्स्ट आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट पेज पे एक पेंटिंग दे रखी है ऊपर की तरफ, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखा रखी है वो पेंटिंग। यहाँ पे जरा इस पेंटिंग को बहुत ध्यान से देखो। बेसिकली क्या था, फ्रेंच के एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम क्या था, फ्रेडरिक सूरो। क्या नाम था उनका, फ्रेडरिक सूरो। उन्होंने 4 पेंटिंग बनाई थी, 4 पेंटिंग प्रिंट करी थी उन्होंने बेसिकली 1848 में। कब करी, 1848 में 4 पेंटिंग प्रिंट करी थी। उसमें से जो उनकी फर्स्ट वाली पेंटिंग है ये वाली, हम कहते हैं यूटोपियन विजन। ये यूटोपियन विजन क्या है और क्यों कहते हैं अभी समझाऊंगी। उससे पहले ये समझो कि आखिर इस पेंटिंग में हो क्या रहा है। आपको ये ऊपर दिख रहे हैं, ये जो भी यहाँ पर ये ऊपर संत महात्मा एंड ये क्राइस्ट वगैरह ये सब अपने हाथ में ऐसे खड़े हुए हैं आराम से। नीचे ये ऐसे ट्रेन की तरह यहाँ पे लोग आ रहे हैं मार्च करते हुए, अपने अपने हाथों में अपने देश का फ्लैग लेके। यहाँ पे एक स्टेचू सा खड़ा हुआ है, ये दिख रहा है। और यहाँ पे 2 कंट्रीज हैं जो इससे आगे निकल गई हैं, बाकी कंट्रीज अभी भी इस लाइन में आ रही है। नीचे ये पड़े हुए हैं कुछ टुकड़े। अब ये सब यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट चीजों को दर्शाते हैं। पहली चीज, जो यहाँ पर ये लोग आ रहे हैं ना ट्रेन की तरह मार्च करते हुए, बेसिकली ये सब बढ़ रहे हैं इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। कहाँ बढ़ रहे हैं, ये सब बढ़ रहे हैं आपके स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तरफ। आखिर यहाँ पर क्यों बढ़ रहे हैं, क्या है यहाँ पर, बेसिकली स्टैचू ऑफ लिबर्टी दर्शाता है एक फ्रीडम को, एक लिबर्टी को। देखो, स्टैचू ऑफ लिबर्टी बेसिकली एक फीमेल फिगर है, इनके हाथ में, एक हाथ में आप देखोगे टॉर्च है, जो कि दर्शा रही है एनलाइटनमेंट को, कि नॉलेज आ रही है आपके पास। और दूसरे हाथ में इनके है चार्टर। चार्टर का मतलब डॉक्यूमेंट, किस चीज का, मेन के अधिकारों का, राइट्स ऑफ मेन। प्लीज ध्यान से सुनो, राइट्स ऑफ मेन है, राइट्स ऑफ सिटीजन्स नहीं है। सब लोगों के अधिकारों की बात नहीं कर रही हूँ अभी, यहाँ पर हम 1848 में भी राइट्स ऑफ मेन की बात करी जा रही है। अभी 1848 में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, वो सब आगे हम आएंगे बहुत अच्छे से। अभी जस्ट यहाँ पे मैं आपको इसका ब्रीफ दे रही हूँ, बाद में और अच्छे से समझा दूंगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर इसके हाथ में ये सब है, ये लेके खड़ा हुआ है और खड़ी हुई है। बेसिकली जो भी इनकी तरफ आ रहे हैं वो सब आजादी प्राप्त कर रहे हैं। अच्छा, अभी जो भी कंट्रीज हैं बेसिकली, क्योंकि देखो ये टाइम चल रहा है 1848 जब सब कंट्रीज आपस में लड़ाई करेंगी, देखोगे अभी आप। अभी यहाँ पर सब कंट्रीज के अंदर मोनार्की है, और जो भी कंट्री इस स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्रॉस कर जा रही है, यानी कि वो जो कंट्री है वो आपकी फ्रीडम की तरफ, इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ती जा रही है। और ऐसे अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 कंट्रीज है 1848 तक, यूएसए
और स्विट्जरलैंड। फ्रांस अभी वहां तक पहुंची है, अभी क्रॉस नहीं करा है। बाकी ये जर्मनी और ये इटली वगैरह ये सब पीछे की तरफ अभी दी जा रही है। ये इसके अंदर दिखा रखा है। ऊपर से जो यहाँ पर एक क्राइस्ट वगैरह है, ये सब आशीर्वाद दे रहे हैं कि भैया जो भी कर रहे हो बढ़िया कर रहे हो, करते रहो, हमारा आशीर्वाद है। नीचे आपको दिख रहे हैं ये टूटे हुए पीसेस। ये टूटे हुए पीसेस क्या दर्शा रहे हैं? ये टूटे हुए पीसेस आपके हैं जो ब्रोकन रेमिनेंट्स है बेसिकली, टूटे हुए किसके? एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस के, यानी कि जो मोनार्कियल इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि ये लोग क्राउन को, किंग की हर एक रॉयल पावर को इसको तोड़ते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये चीज इस पेंटिंग में आप लोगों की दिखाई हुई है। इसी को हम लोग बोलते हैं फ्रेडरिक सुरो की यूटोपियन विजन। यूटोपियन विजन क्यों है? क्योंकि उस टाइम पे ये सब इमेजिन करना, सब कंट्री है आजाद हो रही है, मोनार्की हट रही है, लिबर्टी आ रही है, क्या भाई? तो बेसिकली यूटोपियन इस थिंग जो कि भी है नहीं और एग्जिस्ट अभी करता ही नहीं है, बस आप सोच रहे हो ऐसा होगा, अरे यार कैसे हो जाएगा, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो चीज जो बेसिकली अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आज से 1000 साल पहले कोई इंसान बोलता एक वाईफाई नाम की कोई चीज होगी, एक फोन नाम की कोई चीज होगी जिससे तुम यहाँ बैठ के किसी से ही बात कर सकते हो, गाना चल रहा है तुम वीडियो बना सकते हो, तुम फोन से पैसे कमा सकते हो, कोई कहेगा पागल है, क्या बोल रहा है भाई, कुछ भी मतलब वो अंदर बोले जा रहा है नहीं। तो वो चीज यूटोपियन विजन था, वो इस टाइम से एग्जिस्ट ही नहीं करता था, और कोई बोले तो पागल है क्या, ऐसे वाला। बट नॉर्मल है, व्हाट इज कॉल्ड यूटोपियन विजन। यहाँ पे बेसिकली 2 टर्म है आपकी, इसमें कंप्लीट ही करा दिया वैसे मैंने अब। यहाँ पे आपके 2 टर्म दे रखी है इसके अंदर, जिसमें एक टर्म है आपके पास यहाँ पे मॉडर्न स्टेट और एक है आपके पास नेशन स्टेट। मॉडर्न स्टेट जो भी ये जब कंट्रीज आगे की तरफ बढ़ रही थी ना, तो अभी ये सब मॉडर्न स्टेट है क्योंकि इन सब के अंदर सेंट्रल की अथॉरिटी चलती है। इन सबके पास अभी अपना मोनार्क है, अभी अपना किंग है, दिस मॉडर्न स्टेट। पर जब ये स्टेट जो है नेशन की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी कि अब इनके अंदर नेशन की फीलिंग आ रही है, तो इनके अंदर क्या आ रहा है, हम इंडियंस है, हम यूरोपियंस है, ये वाली फीलिंग आ रही है। तो अब ये लोग रिपब्लिक की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, फ्रीडम की तरफ, इक्वालिटी, लिबर्टी, ये सब चाह रही है। देन इट इज कॉल्ड नेशन स्टेट। तो मॉडर्न स्टेट से जो कन्वर्जन हो रहा है वो धीरे धीरे करके नेशन स्टेट्स का हो रहा है। ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम यहाँ से पढ़ेंगे बच्चा आपका सीक्वेंस से, सिक्वेंशियल ऑर्डर से प्रॉपर हम लोग कंप्लीट करते हुए चलेंगे, ठीक है जी। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे द फ्रांस रिवॉल्यूशन, फ्रांस का रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। सबसे पहले यहाँ पर एक बार जो 1789 से 1799 तक का टर्म है, एक बार पहले आपको ये बता देती हूँ मैं थोड़ा सा, उसके बाद में पीछे आऊंगी। ये याद है जरा, क्लास 9th में आप लोगों ने ये सब पढ़ा होगा, स्टेट जनरल की मीटिंग, जैकोबिन्स का रूल, रेन ऑफ टेरर। जरा इसको पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि आखिर फ्रांस में चल क्या रहा है। एक बार रिकैप कर दो, करो जरा। 1789 में आप लोगों को याद होगा कि उस टाइम तक भी जो फ्रांस की सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। जो आपकी सबसे ऊपर कौन सी थी? सबसे ऊपर जो हाईएस्ट क्लास हुआ करती थी वो आपकी थी क्लर्जी, ठीक है। उसके ऊपर जो फर्स्ट एस्टेट हुआ करती थी, उसके बाद आएगी नोबिलिटी, एंड देन लास्ट में आपकी जो कॉमन मैन, जो पीजेंट क्लास है बेसिकली। पीजेंट मतलब सिर्फ फार्मर नहीं है, बल्कि जो भी नॉर्मल कॉमन मैन बच गया, प्रोफेशनल, डॉक्टर, बिजनेस, टीचर, कुछ भी यहाँ पीजेंट फार्मर, सब जो है पीजेंट्स में आ गए। इस तरह से सोसाइटी डिवाइडेड थी। और एक और पॉइंट याद करो कि जब लुइस 16 अपनी राजगद्दी पर आया था, उसको ये लगा था कि भैया अब जब मैं यहाँ पर आ गया हूँ तो मुझे यहाँ पर बहुत ज्यादा ही अच्छी खासी यहाँ पैसा मिलने वाला है, बहुत खजाना होगा, कुछ होगा। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। प्लस उसने खुद यूएसए को ब्रिटेन से आजाद कराने के लिए खुद उसने वॉर करा, खुद उसने यूएसए को पैसे दे दिए। खुद की कंट्री को चलाने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे, तो उसने सोचा था कि जो उसके पास 2 बिलियन लिव्र, आपको याद होगा उस टाइम पे उसका लोन चढ़ गया था, उसने उसको कहते हैं वसूल करने के लिए काइंड ऑफ उसने थर्ड एस्टेट पे टैक्सेस को बढ़ा दिया। अब उस टाइम पे ये भी आपको आई होप याद होगा कि उस टाइम पे जो टैक्स पे करती थी वो सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट ही हुआ करती थी। कौन थी? सिर्फ और सिर्फ थर्ड एस्टेट ही हुआ करती थी। उसने थर्ड एस्टेट पर ही टैक्सेस को बढ़ा दिया था। अब जब ये बात हुई थी, इस बात को उसने करा था अपनी स्टेट जनरल की मीटिंग में। कहाँ पे किया था? स्टेट जनरल की मीटिंग में। उसने यहाँ पर ये बात कही थी कि मैं टैक्सेस को बढ़ाने वाला हूं। जब फर्स्ट और सेकंड एस्टेट टैक्स पे करती ही नहीं है, आपको याद होगा वन एस्टेट वन वोट का सिस्टम हुआ करता था। याद है इतना ही सब चीजें। तो यहाँ पे ये मीटिंग क्या आपको दिख रहा है, ये मीटिंग हुई और यहाँ पर ये कहा कि अच्छा ठीक है टैक्सेस को बढ़ा दो। भाई जब फर्स्ट और सेकंड एस्टेट टैक्स पे करती ही नहीं है तो क्यों मना करेंगी? तो दो लोगों की तो हाँ हो गई ना। जब एक एस्टेट का एक ही वोट है
तो दोनों स्टेट ने हाँ कर दिया, 2 वोट हो गए। थर्ड स्टेट चाहे मना करती रहे, 2 वोट हो गए, मेजॉरिटी हो गई, वो जीत गए, टैक्सेस बढ़ने की बात हो गई। भाई लोगों को गुस्सा आ गया। उन लोगों ने उसी टाइम पर ही आपको याद होगा कि 20 जून 1789 को ही उन्होंने नेशनल असेंबली को एस्टैब्लिश करा था, जो थर्ड स्टेट वाले थे उन लोगों ने मिलकर। अच्छा, लेकिन नेशनल असेंबली ने कुछ उल्टे-सुल्टे काम करे थे, अधिकार नहीं दिए सही से, एक्टिव सिटीज़न, पैसिव सिटीज़न, ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी करी, जिसकी वजह से लोगों ने उन पे से विश्वास हट गया। फिर यहाँ पे नेशनलिज़्म की बातें करने के लिए कुछ फिलोसोफर्स आ गए, उन सब की बातें सुन-सुन कर क्लब्स फॉर्म हुए थे, जिसमें से काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लब था जिसका नाम था जैकोबिन क्लब, और 1792 से उनका ही रूल यहाँ पे चलने लग गया था, चलने लग गया था, और उनकी इस असेंबली को हमने कहा था कन्वेंशन, रिमेंबर? ये यहाँ पर चल भैया इस जैकोबिन जो रूल था, जैकोबिन क्लब था, इसका लीडर कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, वो इसका लीडर था। यहाँ पर भैया इंसान को लगा, लोगों को शुरुआत में, भाई जैकोबिन्स तो बहुत अच्छे हैं, उन्होंने सबको अधिकार भी दिए, वोटिंग का अधिकार भी सबके पास है, और अब कोई एक्टिव पैसिव नहीं है सिटीजन, सब बराबर है, सब बढ़िया, तो जैकोबिन तो बहुत अच्छा है, मैक्सिमिलियन तो बहुत अच्छा है। एक्चुअल में ऐसा नहीं था। फ्रांस की ये इतिहास से रहा है कि जब कोई आएगा तो पहले बहुत अच्छे-अच्छे काम करेगा। अभी नेपोलियन का भी सेम रहेगा। बड़े बढ़िया काम, अरे भैया अच्छा इंसान आ गया, ये तो हम लोगों को मोनार्की से आज़ाद कराएगा, ऐसा करेगा, वैसा। बाद में वो अपनी औकात दिखा देते थे। ये उनका वहाँ का पैटर्न सा रहा है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे 1793-94 का यहाँ पे क्या आता है? टेरर का रेन। ये क्या है भैया मैम, ये क्या है टेरर का रेन? बेसिकली मैक्सिमिलियन रॉबर्ट्सपियर ने अपनी औकात दिखा दी थी। जो भी इंसान, वो इतना ज़्यादा लोगों पे कंट्रोल करने लग गया था कि अगर कोई भी उसके अगेंस्ट बोल रहा है तो सबको वो गुलोटीन करवा देता था। गुलोटीन आपको यहाँ पर ये मशीन दिख रही है ऊपर, ये क्या था कि ऊपर यहाँ पे से मशीन है, आपका सर ऐसे लगाएँगे नीचे और धड़ से अलग, धड़ अलग और ऐसे मतलब धड़ अलग, सर अलग। ब्लेड आपके सर पे काट देंगे। दैट वाज़ कॉल्ड गुलोटिन। वो सबका ये करने लग गया। भाई लोग बाग ने उससे भी हटा दिया। यहाँ पे 1795 आता है और यहाँ पे आपका आता है बच्चा डायरेक्टरी रूल। ये क्या था? डायरेक्टरी रूल का मतलब था, अभी तक लोगों ने ये देखा कि अगर किसी एक इंसान के पास पावर रहती है ना, भैया वो पागल हो जाता है। अब हम ऐसा करेंगे, अब हम किसी एक इंसान को पावर नहीं देंगे, अब हम पावर को डिवाइड कर देंगे। तो बेसिकली पावर कुछ लोगों के हाथ में होगी। अब यहाँ पे डायरेक्टरी रूल में जो पावर थी वो आपको दिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 5 जनों के हाथ में पावर्स को दे दिया गया। 5 एग्ज़ीक्यूटिव्स यहाँ पर बनवा दिए गए। 5 लोग हैं, घर में अगर 5 बर्तन होंगे तो बचेंगे ना? तो आपस में इन लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट ही हो इतने होने लग गए, जो ये कह रहा है वो ये नहीं मान रहा, जो ये कह रहे हैं वो ये नहीं मान रहे, अलग ही चल रहा है सब कुछ। तो बाद में कुछ टाइम बाद ये भी हट गया, इनकी ढंग से नहीं बनी। ओ भैया, अब आते हैं हमारे नेपोलियन। कौन आएँगे? अब आएँगे भैया नेपोलियन, नेपोलियन बोनापार्टे। बेसिकली मिलिट्री में वर्क करते थे, बाद में इन्होंने खुद को 1799 में यहाँ का किंग डिक्लेयर कर दिया था। तो किंग है भैया, 5 साल में इनको हट जाना चाहिए, लेकिन ये नहीं हटेंगे। ये 5 साल बाद हटने की बजाय खुद को 1804 में एम्परर डिक्लेयर कर देंगे। क्या कर देंगे भैया? एम्परर डिक्लेयर कर देंगे। तो ये तो हुआ आपका एक सिंपल सा पॉइंट। अच्छा, तो आपको यहाँ तक की क्रांति समझ में आ गई आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। तो ज़रा इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर याद रखना, और ये आपसे एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स मैं आपको बताती हुई चलूँगी। एक चीज़, वीडियो 1 घंटे की, सवा घंटे की, जितने भी देर की होगी, इससे ऊपर नहीं जाएगी, पूरी कोशिश रहेगी मेरी। बट इसमें आपको चैप्टर बहुत ही अच्छे से एक-एक चीज़ आपको कवर अप हो जाएगी, कुछ भी आपका नहीं छूटेगा, हर एक क्वेश्चन आप लिख कर आ सकोगे। एंड इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाली वीडियोज़ में आपके क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस भी करेंगे, जो भी पीवाईक्यूज़ आ रखे हैं लास्ट के ईयर्स में, जो कि हद से ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है जी? तो चलो, अब आगे देखते हैं। कहते हैं भैया फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन, कि आखिर अब लोगों के मन में फीलिंग कैसे उत्पन्न होनी शुरू हुई, इसके आसपास क्या-क्या ऐसा हुआ? पहली चीज़, लोगों ने ना फादरलैंड, सिटीज़न ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जहाँ अभी तक वो लोग ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते ही नहीं थे। पितृभूमि, मातृभूमि, अभी मातृभूमि बाद में आएगा, अभी पितृभूमि है ये। तो ये चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। लोग अपने आप को सिटीज़न कह रहे हैं, दैट इज़ व्हेन लोगों के मन में नेशन की फीलिंग डेवलप होने लग गई। ये चीज़ ये हुई। दूसरी, अच्छा उस टाइम पे ना जो फ्रांस था, उससे पहले मतलब जब किंग का राज चल रहा था, उस टाइम पे इनका रॉयल फ्लैग हुआ करता था। रॉयल भैया ताज मतलब ताज वाला जो फ्लैग था, वो था शाही फ्लैग। उन लोगों ने उसको हटाया, कहा नहीं ये तो ऑटोक्रेटिक पावर दिखा रहा है, ये तो मोनार्की दिखा रहा है, इसको हटाओ।
हम अपना नेशनल फ्लैग लेकर आएंगे। लोग वो लेकर आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ब्लू व्हाइट एंड रेड। प्लीज रिमेम्बर थ्री कलर्स ऑफ, और कहाँ से क्या है, पहले ब्लू है फिर व्हाइट है और फिर रेड है। ये इस सीक्वेंस में यहाँ पर आपका फ्रांस का नेशनल फ्लैग आता है, जो कि फ्रीडम को, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, भाईचारा, इन सब चीजों को यहाँ पर ये दर्शाता है। ठीक है जी। तीसरी बात यहाँ पर अब होगा कन्वर्जन ऑफ एस्टेट जनरल। आपको याद है अभी अभी क्या हुआ था, एस्टेट जनरल की मीटिंग यहाँ पर हुई थी आपका 5 मई 1789 को, हटाया उसको। उस मीटिंग में काफी दंगा हुआ एंड 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली की स्थापित कर दिया गया था। तो अब जो स्टेट जनरल सिर्फ और सिर्फ किंग की पावर को दर्शा रहा था, उसको हटाकर लोगों की पावर में शिफ्ट अप कर दिया गया था। तो लोगों के मन में नेशन की भावना उत्पन्न होने लग गई। चौथी बात, अलग अलग यहाँ पे लैंग्वेजेस बोला करते थे, अलग अलग उनकी बोली हुआ करती थी, उसको हटाया और कहा कि भैया फ्रेंच एज द कॉमन लैंग्वेज, अब सबको यही लैंग्वेज बोलने की कोशिश करनी है, तो फ्रेंच जो है उसको कॉमन लैंग्वेज बनाया गया। सोचो, जहां आप लोग पहले अलग अलग लैंग्वेजेस बोल रहे थे, अगर सब लोग एक लैंग्वेज बोलेंगे, यूनिटी आएगी ना, फीलिंग आएगी ना। एग्जाम्पल के लिए मान लो, अगर आप लोग साउथ में जाते हो, व्हेन आई वाज इन अन अकेडमी, तो जब मैं बैंगलोर गई थी, वहां पे इतना ज्यादा मतलब बैरियर था बहुत ज्यादा लैंग्वेज का, यू नो दैट, बिकॉज बैंगलोर इज इन कर्नाटक, वहां पे चलती है कन्नड़ लैंग्वेज। पे टैक्सी ड्राइवर्स या जो भी कैब वाले भैया जो भी हुआ करते थे, यूजुअल लोग, ऑफिस की बात अलग थी, वहां पे सब इंग्लिश था, लेकिन बाहर आप निकलोगे तो वो लोग कन्नड़ ही बोलते हैं, उनकी लोकल लैंग्वेज वहां की कन्नड़ है, जो उनकी वर्नाक्युलर लैंग्वेज है। तो भाई मेरे को तो नहीं आती, अब काफी इशू हो रहे थे उस चीज के। बट अगर वहां मैं बोलती तो क्या होता, अच्छा खासा कम्युनिकेशन होता, यूनिटी वाली फीलिंग आती, जो कि वहां नहीं आ रही थी। दैट वाज द थिंग। ठीक है, तो ये चीज आपको समझनी है कि वो यहाँ पर कॉमन लैंग्वेजेस को बनाई गई। पांचवी बात यहाँ पे कही गई, नेशन के नाम पे भैया हिम्स को कंपोज करा गया। बेसिकली क्या कहा गया था कि जब भी ये लोग कोई लड़ाई लड़ने जाते थे, कुछ भी ऐसा होता था, उस टाइम पे ये लोग ला मर्सलिस नाम का एक गाना था जो ये लोग गाते थे। उनका गाना है, बेसिकली मुझे तो याद नहीं है, आई एम नॉट फ्रेंच, आई एम इंडियन। वो उनका गाना हुआ करता था ला मर्सलिस का। बाद में इसी गाने को इन लोगों ने अपना नेशनल एंथम भी डिक्लेयर कर दिया था। तो बेसिकली क्या हुआ था कि कुछ फीलिंग यहाँ पे डेवलप हुई इस चीज से, लोगों की यहाँ पे कस्में खाई गई, और जिन लोगों ने देश के प्रति खुद का बलिदान दिया, जो मार्टियर बने बेसिकली, उन सबके नाम बनवाए गए, नाम चिन्हवाए गए काइंड ऑफ। तो ये कुछ चीजें हुई जिससे लोगों के मन में अपने देश के प्रति फीलिंग आए। तो ये आपको अच्छे से 5 नंबर का क्वेश्चन ये आता है, 3 से 5 नंबर का, वो आपको याद रखना है। अच्छा, तो ये वाला पॉइंट समझ आ गया था ना कि नेपोलियन आया था 1799 में, 1804 में उसने खुद को एम्परर डिक्लेयर कर दिया, कि उस टाइम तक लोगों को ये ठीक लग रहा था कि 1804 में नेपोलियन लेकर आया था अपना नेपोलियनिक कोड, जिसे हम बोलते हैं सिविल कोड ऑफ 1804, ये लेकर आया। अब इसमें क्या हुआ भाई, इसमें इसने कुछ अच्छे काम करे, बेसिकली क्या करे, इसमें इसने कुछ अच्छे काम करे। तो भैया अच्छे काम अगर करेंगे तो भैया लोगों को तो अच्छे लगेंगे कि भैया चलो बहुत बढ़िया बात है, अच्छे काम कर रहे हैं। अभी क्या क्या काम करें जरा उसको सुनो, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज रिमेम्बर दिस, मैं बताती हुई चलूंगी कि कौन से इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोगों को जरूर कवर अप करके ही चलने हैं। पहला यहाँ पर आएगा एंडेड प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, कि जो भी बर्थ के बेसिस पे आप पैदा हुए, अगर आप क्लर्जी क्लास में पैदा हुए हो, तो आपके पास क्लर्जी की ही प्रिविलेजेस है, कि आपको टैक्स पे नहीं करना, आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको फ्यूडल सिस्टम का पार्ट नहीं बनना, वो है। ठीक है, आप सर्फ नहीं हो। अब बताऊंगी क्या होता है ये। अगर आप नोबिलिटी में पैदा हुए तो आपके पास उसके प्रिविलेजेस है, लेकिन अगर आप थर्ड एस्टेट, पीजेंट क्लास, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स, टीचर्स, लॉयर्स, डॉक्टर्स, पीजेंट्स, फार्मर्स, कुछ भी, अगर आप ये सब हो, शॉपकीपर वगैरह कुछ भी, तो आपके पास प्रिविलेजेस नहीं है, तो सब कुछ करना पड़ेगा देन। तो वो उस चीज को, कि जो बर्थ के बेस पर आपको प्रिविलेज मिल रहे हैं, उन सबको उसने हटा दिया और कहा भैया भैया इक्वालिटी रहेगी, सबके सब जो इंसान है वो बराबर है, पहली चीज। इसी में दो वर्ड आए बच्चा आपके, एक होता है फ्यूडल सिस्टम और एक होता है हमारे पास क्या, सर्वडम। तो फ्यूडल सिस्टम और सर्वडम पहले समझो। फ्यूडल सिस्टम का सिंपल सी भाषा में मतलब है कि आपको ये चीज पता है ना कि मान लो फर्स्ट सपोज जो क्लर्जी क्लास है, उससे नीचे नोबिलिटी है, उससे नीचे जो है पीजेंट्स है। जो ये पीजेंट्स वगैरह जिसमें फार्मर्स वगैरह आ गए, एक्चुअल में लैंड पे जो खेती करेंगे वो ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो लैंड किसका है, वो लैंड था क्लर्जी का। क्लर्जी ने दिया नोबिलिटी को, उस पे उससे कहा कि भैया तुम मुझे रेवेन्यू देना, जो भी तुम यहाँ से जनरेट करो। नोबिलिटी ने वो लैंड दिया सिर्फ और सिर्फ खेती करने के लिए उस पीजेंट को।
और ये हुआ आपका फ्यूडल सिस्टम कि भैया लैंड एक्चुअल में जिसका है वो कुछ नहीं कर रहा है, वो सिर्फ पैसा खा रहा है बैठ के, लेकिन एक्चुअल में उस लैंड पे काम कौन कर रहा है? पीजेंट कर रहा है, और उसके पास कोई भी लैंड के ओनिंग राइट्स उसके पास नहीं है। ये हुआ आपका फ्यूडल सिस्टम। बट यही पर ही यही जो पीजेंट है वही आपका सर्फ भी है। सर्फ का मतलब क्या हुआ? बॉन्डेड लेबर। क्या मतलब हुआ बच्चा? बॉन्डेड लेबर। इसका मतलब क्या होता है? बॉन्डेड लेबर इसका मतलब हुआ कि आपसे जो है काम कराया जाएगा। जितना आपसे हम काम कहेंगे आपको उतना काम करना होगा, बट आपको उसके बदले कोई पैसा नहीं दिया जाएगा। जितने घंटे हमें कराना होगा, जिस हाइजीनिक कंडीशन में, जिस एनवायरनमेंट में हमें कराना होगा, हम आपसे काम कराएंगे, क्योंकि अब हम आपको खरीद चुके हैं। फॉर सपोज एग्जाम्पल के लिए, मेरे पास कई सारे लोग हैं, मैं मेरे अंडर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं। मेरे पास यूरोप से लोग आए, ठीक है, उन्होंने कहा भैया आपके पास तो बहुत सारे लोग हैं, आप हमें ऐसा करो कुछ लोग बेच दो। मैंने उनसे पैसे लिए, मैंने अपने आदमी कुछ बेच दिए। वो अब मेरे आदमी को लेके या तो यूरोप जाएंगे, यूरोप जाके उनसे खूब काम करेंगे, और वो हुए उनके सर। अगर वो लोग कहेंगे सेठ जी खाना, सब्जी, पैसे, हाँ पैसे वैसे कुछ नहीं है, हम तुम्हें खरीद कर लाएंगे, दैट इज कॉल्ड सर। ये बात समझ में आ गई? तो इस सिस्टम को उसने हटाया कि भैया ये तो इक्वालिटी के अगेंस्ट है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहली चीज, लोगों को लगा बड़ा अच्छा काम कर रहा है, अच्छा नेपोलियन बढ़िया। दूसरी चीज, उस टाइम तक लोगों के पास, बेसिकली जो नॉर्मल लोग हैं, उनके पास प्रॉपर्टी को ओन करने का अधिकार नहीं हुआ करता था। नेपोलियन ने कहा नहीं नहीं मैं तो दूंगा, भी प्रॉपर्टी को ओन करो। लोगों ने कहा बहुत ही बढ़िया बात है, ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। तीसरी बात, सिंप्लीफाई करना लॉज को, एक यूनिफॉर्म लॉ सिस्टम लेकर आना, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स लेकर आना। एग्जाम्पल के लिए, और सपोज जिस करंट आई लिव इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में आप कहीं भी जाओ, आप कनॉट प्लेस जाओ, आप नांगलोई जाओ, आप पश्चिम विहार जाओ, आप पीरागढ़ी जाओ, आप यहाँ की किसी भी दुकान में जाकर अगर उनसे आप 1 लीटर दूध लेकर आओगे, या अगर आप उनसे एक एक किलो कुछ सामान लेकर आओगे, या आप उनसे 1 मीटर कपड़ा लेकर आओगे, तो वो आपको 1 मीटर कपड़ा हर जगह आपको 100 सेंटीमीटर का ही मिलेगा। जाहिर सी बात है, उस टाइम पे ऐसा नहीं हुआ करता था। बेसिकली काफी डिवाइडेड था। तो कई जगहों पे फॉर सपोज 1 मीटर कपड़ा आपको 99 सेंटीमीटर का मिले, जगह पे आपको 1 मीटर कपड़ा 110 सेंटीमीटर का मिले, तो वो डिफरेंस। तो वेट्स काफी काफी अलग थे वेट्स, उसने उसको इक्वल करा। उसने कहा जो यूनिफॉर्म जो लॉ है अलग अलग जगहों के अलग अलग बने हुए, लोग काफी कंफ्यूज हो जाते, इसको हटाओ, यूनिफॉर्म लॉ होना चाहिए। तो वो लेकर आए, लोगों ने कहा बहुत बढ़िया बात। जो रेस्ट्रिक्शन लगे हुए थे ट्रेड करने के, उन रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। बेसिकली गिल्ड के रेस्ट्रिक्शंस को हटाया गया। गिल्ड का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ पीपल। ट्रेडर्स है तो ट्रेडर्स का एक ग्रुप है, पीजेंट्स है पीजेंट्स का एक ग्रुप है। जो वो ग्रुप होते हैं वो अपने अकॉर्डिंग कुछ रूल्स बनाते हैं, जो कि ट्रेड करने को, जो ट्रेड होता है बाइंग एंड सेलिंग, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस चीज को काफी टफ बना देते हैं किसी सेकंड थर्ड पर्सन के लिए। उसने क्या कहा? नहीं, ये रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगे होने चाहिए। फॉर सपोज यहाँ पर कोई एरिया है जो डिवाइडेड है, ऐसे करके यहाँ पे कुछ रीजन्स में डिवाइड है वो। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ से अगर बंदा यहाँ जा रहा है, उसे यहाँ जाना है, उसको वहां से हर बार कुछ पे करना पड़ रहा है, वो जा नहीं पा रहा, रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए, ये सब चीजें हो रही है। ट्रेड भी सही से नहीं हो पा रहा। अगर ट्रेड सही से नहीं हो पाएगा, तो लोगों के पास लिमिटेड चॉइस होगी। अगर लिमिटेड चॉइस होगी, तो जाहिर सी बात है, आप सोचो अगर आपके एरिया में एक ही दुकान है, पूरे एरिया में एक ही दुकान है, शॉपकीपर एक ही है, कन्फेक्शनरी की, किराने की दुकान है, आपको उससे दाल लेकर आनी है। वो कितनी ही बकवास दाल देता हो चाहे क्वालिटी की, बट आपको उससे ही लेनी पड़ेगी, क्योंकि और कोई है ही नहीं। उसकी मोनोपोली है वहां पे, वही काम यहाँ पे चल रहा था। उससे क्या होगा? आपके पास क्वालिटी बहुत बेकार आ रही है, आपके पास अच्छी, एज अ कंज्यूमर आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है। नेपोलियन ने कहा नहीं, ये नहीं होना चाहिए, सबका ट्रेड जो है आराम से फ्रीली होना चाहिए, क्योंकि जब सबके बीच में कंपटीशन होगा तो अच्छे गुड्स आएंगे, क्वालिटी अच्छी होगी, लोगों तक अच्छा सामान पहुंचेगा। तो उसने इन रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिया। ये भी उसने बहुत बढ़िया काम करा। अरे मैम ये तो बहुत बढ़िया, हाँ बढ़िया, रुको रुको रुको, अभी अपनी औकात दिखाएगा। फिर पॉइंट यहाँ पे आएगा, नेशनल करेंसी। बेसिकली उसने ये कहा था कि अगर यहाँ पे गुड्स मूव हो रहे हैं जगह जगह पर, तो यहाँ पे एक नेशनल, एक नेशन की एक करेंसी होनी चाहिए, जो कि उसने यहाँ पे लाई थी। और डिफरेंट डिफरेंट करेंसीज को हटाकर एक करेंसी को वो लेकर आया था। कुछ करेंसीज को बेसिकली अभी आगे आएगा जोल्वरिन में कि और भी यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। तो ये बेसिकली आपका हुआ नेपोलियन कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेसमैन का उसने थोड़ा अच्छा काम कर दिया, उसके लिए कुछ ट्रेड्स को यहाँ पे टैक्सेस फ्री कर दिया, रिमूव कर दिया, मतलब सब कुछ बहुत बढ़िया किया बाद में। क्या दिक्कत हुई भैया? फिर ऐसा क्या हुआ जो लोग बाग नेपोलियन को हेट करने लग गए? क्या दिक्कत आई? अब लोग बागों को ऐसा क्या दिख गया, क्या पता चल गया, तो लोग उससे नफरत करने लग गए?
आपको कि बुक में ये पिक्चर दिख रही है बेसिकली, ये बेसिकली ट्री ऑफ लिबर्टी है, आपका पिक्चर के नीचे भी लिखा है, ट्री ऑफ लिबर्टी है, लिबर्टी का पेड़। यहाँ पे आपको नीचे दिख रहा है ये सब क्या चल रहा है, यहाँ पे वुमेन को हैरेसमेंट चल रहा है, यहाँ पे ये वुमेन का हैरेसमेंट चल रहा है, यहाँ पे किसी पीसेंट को उसके पैरों के बल, घुटनों के बल करा जा रहा है, यहाँ पीसेंट का कुछ सामान यहाँ से उनसे छीना जा रहा है, ये सब चीज यहाँ पे चल रही है। जो ये ब्लू वाले ना बेसिकली ये सारे ब्लू वाले फ्रांस के ही है, उसके नेपोलियन के ही सबके सब आदमी है। कहते थे कि जब नेपोलियन किसी भी जगह को कॉन्क्वर करने के लिए जाता था, जब उसके जो सोल्जर्स वगैरह जो भी लोग हुआ करते आर्मी के ट्रूप्स, वो पीछे से ऐसा हाल करते थे। दिखने में तो लगता था कि हाँ जी फ्रांस हमें आजाद करने आया है। फ्रांस के एक्चुअल में आदमी ये सब काम करते थे। तो लिबर्टी का पेड़ कहकर वो एक्चुअल में ऐसा कुछ भी वहां पर चीजें नहीं होती थी। ये चीज यहाँ पे इस पिक्चर में दिखाई गई है। लोगों को ये सब चीजें धीरे धीरे करके पता चलने लग गई ऐसा कुछ हो रहा है। नेपोलियन ने टैक्सेस को बढ़ा दिए क्योंकि भैया उसको अलग-अलग जगहों पे जाना है, उसको अलग-अलग जगह कॉन्क्वर करनी है, उसके लिए उसको मिलिट्री के इक्विपमेंट्स चाहिए, अपनी आर्मी को फीड करने के लिए पैसा चाहिए, कैंपेन करने के लिए पैसा चाहिए। तो उसने क्या करा उसने टैक्सेस को बाद में बढ़ा दिया। अच्छा जी। फोर्स कंस्क्रिप्शन, फोर्सफुल रिक्रूटमेंट यानी कि उसने अपनी आर्मी में लोगों को फोर्सफुली घुसाया। तुम नहीं कोई चर्च नहीं जाएगा, कोई काम नहीं करेगा, कोई पढ़ाई नहीं, कोई लिखाई नहीं, कोई टीचर, डॉक्टर कुछ नहीं। आर्मी में आ जाओ। आर्मी में आ जाओ, क्यों आ जाओ? मैं क्या जेठालाल के पापा जी की तरह कर रही हूँ। ओके, आर्मी में आ जाओ, क्यों आ जाओ भैया? क्योंकि मुझे कॉन्क्वेर करना है पूरे ही वर्ल्ड को, तो आई नीड यू। आ जाओ तो फोर्सफुली सबको आर्मी के अंदर लेके आने लग गया। सेंसरशिप इम्पोज कर दी गई। यहाँ इसका मतलब क्या हुआ भैया? सेंसरशिप का मतलब होता है जब मीडिया प्रॉपरली किंग के कंट्रोल में हो, कि जो भी वो छापेगी, जो भी वो कहेगी, रेडियो पे, टेलीविजन पे, न्यूज़पेपर्स में, कहीं पर भी वो सब किंग से पूछ कर कहेगी। और अगर किंग को पता चला तुमने उसके अगेंस्ट कुछ कहा है, कुछ छापा है, तो तुमको जेल में डाल देगी या फिर शूट, ऐसा रहेगा। चौथी बात, तो इन सबको देखकर साफ पता चल रहा है कि वो धीरे-धीरे करके डिक्टेटर बन रहा था। क्या बन रहा था? धीरे-धीरे करके डिक्टेटर बन रहा था। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। इस वजह से लोग बाग जो है नेपोलियन से नफरत करने लगे थे। जब नफरत करने लगे हैं धीरे-धीरे करके, नेपोलियन को बहुत ज़्यादा इस बात की है भैया मुझे तो अलग-अलग जगहों को कॉन्क्वेर करना है। मुझे तो जगह-जगह जाना है, उन पे हथियाना है बेसिकली वो चीज़ें मुझे करनी है। उसके लिए भैया अब यहाँ पर क्या रहेगा, नेपोलियन अलग-अलग जगह जब जाएगा ना, रशिया जाएगा, तभी जो है वो मतलब मरेगा नहीं बेसिकली वो हार जाएगा। अब देखते हैं क्या होगा। बेसिकली 2 बैटल्स होंगे, वो इसका तहस-नहस काफ़ी काम खराब कर देंगे नेपोलियन का। बैटल ऑफ लिप्जिग होगा एक 1813 में आपको बुक में दिख रहा होगा अपनी, एक पिक्चर है इस तरीके की, यहाँ पे नीचे की तरफ इस पेज पे होगी, इधर नीचे की तरफ पिक्चर है। एक आपका नेक्स्ट आएगा आपका आएगा बैटल ऑफ वाटरलू। ज़रा दोनों को समझेंगे। देखो, जब मैंने ये बोला कि लोग बाग नफ़रत कर रहे हैं, प्रॉब्लम हो रही है, सब चीज़ें हो रही हैं, मैं उसको किसी की नहीं सुनी, भाड़ में जा पड़ो, मैं तो अपना काम करूँगा। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि जब यहाँ पे ये जो आपका कौन गया, ये रहा नेपोलियन, बेसिकली नेपोलियन जो है, ये यहाँ से प्रशिया से यहाँ पे देखो फ्रांस में था ये, यहाँ बीच में आपका पड़ रहा है, ये रहा प्रशिया आपको दिख रहा होगा इमेज में बहुत छोटा दिख रहा है वैसे, और ये रहा आपका रशिया, ये 2 दिख रहे हैं बहुत इज़िली। तो बेसिकली ये जो नेपोलियन था, ये प्रशिया को क्रॉस करके आपका आगे की तरफ जा रहा था। आगे कहाँ पे? ये रहा आपका प्रशिया और उसे क्रॉस करके रशिया की तरफ वो जा रहा था, यहाँ से फ्रांस से। एंड जब वो यहाँ पे जा रहा था तो बेसिकली वो इन रीजन्स को कॉन्क्वेर करने के लिए जा रहा था और ये मैं बात कर रही हूँ 1813 की। इस टाइम पे जा रहा है। अब भैया ये बात रशिया को पता चल रही है कि भैया नेपोलियन जी आ रहे हैं हम पे हम कॉन्क्वेर करने आ रहे हो। ठीक है जी। इन लोगों ने क्या करा, रशिया वाले कोई उनको पता था कि हाँ जी ये आ रहा है ऐसे-ऐसे करके। निकल के ना पीछे-पीछे मतलब बेसिकली ये नहीं कि आप पीछे-पीछे हो रहे हैं, पीछे-पीछे होने से मेरा मतलब है कि वो उस एरिया से हटकर ना आगे के एरियाज़ में शिफ्ट होने लग गए। बेसिकली अगर मान लो नेपोलियन अगर यहाँ तक पहुँचा है, तो लोग बाग जो यहाँ के थे वो यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो पीछे की तरफ जाते जा रहे हैं। ऐसा वो क्यों कर रहे हैं? कि वो जिस भी जगह से अब जा रहे हैं ना, मान लो यहाँ से वो गए, निकलते हुए वो यहाँ से गए, तो वो यहाँ के सारे घर तोड़ देंगे, यहाँ का पानी खत्म कर देंगे, यहाँ पे आग लगा देंगे। क्यों? तो अपना ही रीजन कर रहे हैं। इसलिए हम लोग बोलते हैं स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी। क्या बोलते हैं आपके बुक में एक वर्ड है स्कॉर्च अर्थ पॉलिसी को फॉलो करते हुए ये लोग आगे की तरफ मूव कर रहे थे। क्यों? अब देखो जो उसकी आर्मीज़ है नेपोलियन की अगर उनको खाने को कुछ नहीं मिलेगा, पीने को नहीं मिलेगा, उनको फसलें नहीं मिलेंगी, उनको पानी नहीं मिलेगा, उन लोगों में ताकत कैसे आएगी, जान कैसे आएगी लड़ने की? और जब जान नहीं होगी, रशिया वाले उनको आराम से हरा देंगे।
एंड दैट इज द सेम थिंग दैट हैपेंड एक्चुअली, यही हुआ उन्होंने सोचा था। बेसिकली यहाँ पे 4 कंट्रीज ने मिलकर, 4 कंट्रीज, स्वीडन, ऑस्ट्रिया, रशिया एंड प्रशिया, सर्ब कंट्रीज, मैं से बोलती हूँ सर्ब कंट्रीज, और ये आपके आगे आएंगी बर्ब कंट्रीज, अभी समझेंगे। इन 4 कंट्रीज ने मिलकर भैया नेपोलियन को घेर लिया रशिया में, उसको हरा दिया, एंड जब वो वापस लौट भी रहा था तो उसको वहां से भगा दिया, बेसिकली उसको वहां से हटा दिया। वो एग्जाइल पे चला गया था, बेसिकली अल्वा वगैरह चला गया था। एंड अल्बा से आने के बाद 100 दिन तक उसने यहाँ पे राज करा था मुश्किल से, ये चीज मैंने एक आर्टिकल में देखी थी, आपकी बुक में नहीं है सब चीजें, ठीक है। तो उसने यहाँ पे आके 100 दिन के करीब का, 99 डेज समथिंग का उसने 100 दिन का यहाँ पे रूल किया था। और उसके बाद जो है एक्चुअल में वो दोबारा से थोड़ा सा जाग गया वो, ठीक है, वो दोबारा जाग गया। एंड जागने के बाद उसका जो लास्ट वॉर यहाँ पे होता है वो होता है वाटरलू का वॉर 1815 का। जो आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिखा रखी है नेपोलियन की, ये आपका वही पिक्चर है कि जब उसको एग्जाइल में भेजा जा रहा था, उसको वहां से हटा रहे थे। तो ये 1813 की पिक्चर है, जब वह वहां से रशिया से बेसिकली वापस आ रहा था। आपको दिख रहा होगा आपकी पिक्चर में, लास्ट ईयर सैंपल पेपर में जो बोर्ड्स के द्वारा रिलीज करा गया था, उसमें ये पिक्चर थी। 1 नंबर का एमसीक्यू का क्वेश्चन था ये, कि यहाँ पर ये जो है ये क्या दर्शा रहे हैं, जो ये चिट्ठियां निकल रही है, ये चिट्ठियां क्या है। बेसिकली कहते हैं यहाँ पे नेपोलियन को ऐसा पोस्टमैन के रूप में दिखाया जा रहा था, तो जब आगे की तरफ बढ़ रहा है तो इसके पोस्ट बैग में से चिट्ठियां निकले जा रही हैं, और वो चिट्ठियां बेसिकली वो टेरिटरीज है जो भी नेपोलियन ने कॉन्क्वेर करी थी, क्योंकि वो हार रहा है तो उसके पास सब कुछ छूट रहा है। बेसिकली नेपोलियन अपनी टेरिटरीज को लूज कर रहा है, ये यहाँ पर इस पिक्चर में दिखाया जा रहा था। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखो हम नेक्स्ट बात करेंगे 4 कंट्रीज विच इज कॉल्ड बर्थ कंट्रीज। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पे स्वीडन हट जाएगा। स्वीडन कह रहा है भैया मेरा अब क्या काम है, मैं तो यहाँ पे आ रहा था तो मैंने भी लड़ाई कर ली, और मेरा कोई रोल नहीं है। यहाँ पर आएंगी ब्रिटेन, स्वीडन की जगह यहाँ पे आएगी ब्रिटेन। भैया उनको ये दिखेगा कि नेपोलियन तो भैया दोबारा से राजगद्दी संभालने आ गया, क्योंकि मैंने कहा 100 डेज का उसका रूल होता था, उसका नेपोलियन का, ये दोबारा आ गया राज करने। अब तो उसको भगाया था, वहां से ये भाग गया चकमा देकर, उन लोगों को इन्फ्लुएंस करके, मैं तुम मुझे मारोगे, तुमने मुझे बंदी बना रखा है, मैंने तो फ्रांस को आजाद करा दिया, ऐसे कह के वहां से वो चला गया। भैया वो राज कर रहा है, अब भैया सबके सब फिर दोबारा टेंशन में, अरे यार ये फिर चटाई करेगा, अब ये फिर रिपब्लिक की बातें करेगा, ये फिर सब कुछ ठीक करने की बातें करेगा, ऐसा करेगा वैसा करेगा। उसने ये सब चीजें यहाँ पर करने लगा, लोग हो गए गुस्सा। चारों कंट्रीज को, इन चारों ही कंट्रीज ने मिलकर वाटरलू में एक वॉर हुआ था बेसिकली, जिसे हम कहते हैं बैटल ऑफ वाटरलू, वहां पर इसको हरा दिया। मारा नहीं, मरेगा नहीं नेपोलियन अभी, मरेगा वो 6 साल बाद, वो उसको मार दिया, मतलब हरा दिया उसको, हरा दिया। अब इस वाले को, ये इसका लास्ट बैटल रहा बेसिकली इसका, और जिसे हमने बोला बैटल ऑफ वाटरलू। वहां से भी इसको एक्साइल पे भेज दिया। बट बट वहां से उसको एक्साइल में भेजने से पहले उससे एक ट्रीटी साइन करा ली, जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वियना। क्या नाम था उसका? ट्रीटी ऑफ वियना। वियना क्या है बेसिकली? वियना ऑस्ट्रिया में एक जगह है जहां पर ये ट्रीटी साइन कराई गई, इसलिए इसका नाम रखा गया ट्रीटी ऑफ वियना। आपको ये दिख रहा है? यहाँ पे इन लोगों ने कहा भैया तू इससे पहले भागे, इससे पहले हमारी ट्रीटी साइन कर दे, जो भी हम चाहते हैं तुझसे या फिर फ्रांस से लेना। वो उस ट्रीटी को साइन कर गया। एंड जब वो, अब बताऊंगी क्या था इसके अंदर, साइन करने के बाद वो एक्साइल पे चला गया, उसको वहां से भेज दिया, भगा दिया। एंड कुछ टाइम बाद जब वो आया तो ऐसा कहा जाता है, मानते हैं ऐसा, कि वो स्टमक कैंसर था, उसको काफी प्रॉब्लम्स हो गई थी, बिकॉज वहां उसको सही से खाना नहीं मिला, या जो भी चीजें थी। एंड उसकी वजह से जो नेपोलियन है वो 1821 में वो मर जाता है अपनी तबीयत खराब से, यहाँ पर कहते हैं। अब जरा हम यहाँ बात कर लेते हैं कि आखिर ये ट्रीटी क्या थी, व्हाट वाज दिस ट्रीटी ऑफ वियना, इसका क्या मतलब था यहाँ पर। ओके, देखो कहते हैं, मैंने कहा भैया ये चारों ही कंट्रीज थी, ये सब मिली थी और वियना में मिली है, साइन करा रही है ट्रीटी को। अब इसमें यहाँ पर जो बैठे हुए हैं वो यहाँ पर है ऑस्ट्रिया के चांसलर, जिनका नाम क्या था? ड्यूक मेटरनिच। अभी आगे इनके बारे में बात आएगी। इनका नाम था ड्यूक मेटरनिच, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे। चांसलर क्या मतलब, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट होते हैं उनकी चांसलर है, ऐसे समझ लो बस। अच्छा, अब इस ट्रीटी का जो मेन रोल था, इस ट्रीटी का जो मेन मोटिव था वो ये था कि जो भी नेपोलियन ने चेंजेस करे हैं उन सब चेंजेस को हमें उंडो करना है, उन सब चेंजेस को हमें हटाना है, मतलब हमें पहले जैसा करना है जो कि नेपोलियन से पहले हुआ करता था, हमें दोबारा से वही सब करना है। नेपोलियन ने बहुत रिपब्लिक और इक्वालिटी पता नहीं क्या क्या कर दिया, और बहुत टेरिटरीज को कॉन्क्वेर कर लिया, खुद को बहुत एक्सपैंड कर लिया। हमें वो सब हटाना है, हमें नेपोलियन के द्वारा करे गए सारे ही चेंजेस को हटाना है।
अच्छा, उसके लिए पहली चीज़ यहाँ पे करी गई, जो बर्बन डायनेस्टी थी, लुईस 16 वाली, उसको पावर में रिस्टोर करा गया और लुईस 18 को जो है राजगद्दी पे बिठाया गया। ज़ाहिर-सी बात है इनका चमचा था वो। अच्छा, सेकंड पॉइंट, कुछ स्टेट्स को यहाँ पर फ्रांस की बाउंड्रीज पे सेट करा गया। मान लो ये रहा आपका फ्रांस, यहाँ पे कुछ स्टेट्स को यहाँ पे ऐसे लगा दिए यहाँ पर बेसिकली कि अगर दोबारा अब अगर फ्रांस यहाँ पर आगे बढ़ के किसी एरिया पे कॉन्कर करने की कोशिश करे, प्रशिया में जाए, कहीं भी जाए, तो यहाँ की जो पहले यहाँ पे अटैक करना पड़ेगा उसे, पहले वो यहाँ से निकलेगा एंड इतने वो यहाँ से अटैक करके यहाँ से निकल रहा होगा, इतने प्रशिया वाले का जो है बेसिकली तैयार हो जाएंगे वॉर के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे करी गई ताकि जो फ्रांस है वो और एक्सपैंड ना कर सके। ठीक है जी। तीसरी बात, जो भी टेरिटरीज़ नेपोलियन ने कॉन्क्वेर करी थी, हथियाई थी, उन सबको फ्री कर दिया गया, उन सबसे उसको ले लिया गया। एक और जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट वाज़ कि फ्रांस के कुछ एरियाज़ अलग-अलग कंट्रीज़ में बाँट दिए गए। लिटरली बाँट दिए गए। इसका एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल आपको याद रखना है, इसमें यहाँ पे बेल्जियम जो था ना वो नीदरलैंड को गिफ्ट कर दिया गया था। अभी हम आगे पढ़ेंगे आपका जुलाई का 1830 का रिवॉल्यूशन आपको याद होगा हुआ था। उसमें उसी पैराग्राफ में जो आपका सेकंड वाला पैराग्राफ है एज ऑफ रिवॉल्यूशन वाले पेज पे सेकंड पैराग्राफ में लास्ट लाइन लिखी हुई है आपका कि नीदरलैंड और बेल्जियम के बीच में एक वॉर होता है बेसिकली जो उनसे वो छीनता है अपने आप को और इंडिपेंडेंट होता है। उसके लिए आपको याद रखना है वो क्यों हुआ, वो यही से हुआ कि आखिर बेल्जियम और नीदरलैंड के बीच में लड़ाई क्यों हुई, कि बेल्जियम नीदरलैंड का पार्ट बना कब, वो अभी बना था कि इन लोगों ने सबने मिलकर बेल्जियम को नीदरलैंड को गिफ्ट कर दिया, ले भैया तू ले ले। ऐसे तो बेल्जियम कह रहा है गिफ्ट कर दिया मेरे को, मैं क्या कोई चीज मुझे मेरे गिफ्ट कर दिया, इसके लिए बाद में 15 साल बाद वो लड़ाई करेगा। तो ये चीज ध्यान रखें। ठीक है जी। अच्छा, बट पता है नेपोलियन ने 39 स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन बनाया था जर्मन का। उसको जो है ना उसको उन्होंने अनटच छोड़ा, उसने कहा भैया हम इसको टच नहीं करेंगे। ऐसा क्यों, उसने उसको क्यों नहीं छेड़ा? इसलिए क्योंकि सोचो, ये 39 स्टेट्स है छोटी छोटी, सबको कंट्रोल करने की बजाय नेपोलियन ने कहा इन सबका एक हेड बना दिया और कहा भैया मैं इसको कंट्रोल करूंगा। आसान है इसे कंट्रोल करना। इन लोगों ने कहा भैया ये काम तो सही करा हुआ है इसने, इसको हम टच नहीं करेंगे। बाकी सब जो चेंजेस थे वो नेपोलियन के द्वारा सबको उन्डो कर दिया गया। यहाँ पर आपका हम पढ़ेंगे इसी के बाद आपका एज ऑफ रिवॉल्यूशन, क्योंकि मैंने कहा मैं सीक्वेंस से पढ़ाऊंगी, तो 1815 के बाद आपका यही वाली चीज यहाँ पर होती है। अच्छा, अब क्या होता है भैया, अब लोग बाग जाग रहे हैं धीरे धीरे करके। 1815 के बाद एक चीज याद रखना, अब आपके यूरोप में आया है कंजर्वेटिव का ऑर्डर, क्योंकि नेपोलियन तो खत्म गया है भैया। जब नेपोलियन नहीं है, रिपब्लिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो अब क्या तू कौन में खामका वाली बात है। एक सेकंड रुकना जरा। ठीक है, फॉरगॉट, हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे लगा मैं भूल गई वो पॉइंट मिस मैं, ठीक है वो है। अच्छा, 1815 के बाद मैंने बोला कि अब जो देश चल रहा है वो कंजर्वेटिव गवर्नमेंट से चल रहा है, यानी कि किंग से, मोनार्की से, इन सब से चल रहा है। तो जब इतना कुछ हो गया है, तो ऐसी कोई सोसाइटी चले जो सोसाइटी रिवॉल्यूशनरी हो, जो नेशन की भावना हो, जो दोबारा से क्रांति लाना चाहे, वो सब सोसाइटीज ओपनली चलना काफी मुश्किल था। उस टाइम पे बहुत से लोगों ने सीक्रेटली अंडरग्राउंड होकर कुछ सोसाइटीज को फॉर्म करा, लिबर्टी के लिए, फ्रीडम के लिए, इक्वालिटी के लिए, बेसिकली अपने अधिकारों के लिए। और उसी में से कुछ सोसाइटीज को बाद में अभी पढ़ेंगे। ये सब काम जो है अभी यहाँ पे चल रहा है। के बीच अब सोचो, सोचो, जब लोगों की सोसाइटीज फॉर्म हो ही रखी है, आज नहीं तो कल रिवॉल्यूशन तो होना ही है। आज नहीं तो कल होगा जरूर ना। हाँ, वही हुआ। और आपके इस रिवॉल्यूशन स्टेज में तीन मेजर, बेसिकली दो मेजर थे, एक माइनर सा आपका जो बेल्जियम का रहा, ये आपके रिवॉल्यूशंस रहे, इसलिए आपकी बुक में दो को मेजरली दिखाया गया, बेल्जियम की सिर्फ एक लाइन लिखी गई है। ये यहाँ पर करा गया। अब यहाँ पे क्या रिवॉल्यूशंस हुए, को अभी हमने देखा था कि 1815 में यहाँ पे भैया लुइस 18 को बिठा दिया गया था, बर्बन डायनेस्टी का। कैसे बिठाया था, लुइस 18 को बिठा दिया गया था। यहाँ पे इन लोगों को गुस्सा आ गया था, बहुत गुस्सा आ गया था इन सब चीजों को देखकर, रिवॉल्यूशनरी स्टेज देखकर, बहुत कुछ यहाँ पे चल रहा था। एंड उसके बाद सब लोगों ने, जो यहाँ पर बर्बन किंग था, बेसिकली लुइस 18 के बाद ना चार्ल्स था एक, चार्ल्स यहाँ पर आ गया था। कौन आ गया था, चार्ल्स था। चार्ल्स यहाँ पर आ गया था, चार्ल्स 10 या चार्ल्स 1 ऐसे ही कुछ था वो। तो वो यहाँ पर किंग बन चुका था लुइस 18 के बाद, क्योंकि 15 साल का टेन्योर था, लुइस मर वर गया होगा, कुछ भी हो गया होगा उस टाइम पे। वैसे एक्चुअल में आपका चार्ल्स था। लोगों को बहुत गुस्सा आया उनकी सब पॉलिसीज पे, या जो वो काम हो रहा था, रिवॉल्यूशन तो देखो चल ही रहा है, तो लोग बाग अपने अधिकारों की लड़ाई तो लड़ ही रहे। एक बार लड़ाई बहुत बड़ी हो गई एंड दैट वाज इन जुलाई 1830, जिसे हमने कहा 1830 का जुलाई का रिवॉल्यूशन। इस टाइम पे क्या हुआ, लोग बागों ने, जो ये बर्बन का जो एक किंग बैठा हुआ था चार्ल्स,
इसको हटाया, इसको ओवरथ्रो करा, जो भी रिवॉल्यूशनरीज थे इन सब लोगों ने मिलकर 1830 में, और यहाँ पे लुइस फिलिप को बिठा दिया। किसको बिठाया? लुइस फिलिप को बिठा दिया लोग बागों ने मिलकर, जो कि एंड इसको, जो फ्रांस थी, जो पहले ये मोनार्की था ना, कि सिर्फ और सिर्फ मोनार्की की चलती थी, इसको हटाकर अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की को एस्टैब्लिश कर दिया गया। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की? इसका मतलब होगा, देखो मोनार्की का मतलब है जहां पर सिर्फ और सिर्फ किंग की चल रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन और फिर मोनार्की, यानी कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा ऊपर और फिर जो है मोनार्की चलेगी। अगर कल को मोनार्क ने आकर बोला कि तुम सब कल से काले कपड़े नहीं पहनोगे, लोग बाग कहेंगे पागल है, बट उसको बात माननी पड़ेगी क्योंकि वो मोनार्क है। बट अगर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई, उसने कहा काले कपड़े नहीं पहनोगे, लोग कहेंगे पागल है। संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन का? सेट ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें हमें कुछ रूल्स लिखे हुए जो कि कंट्री के हर एक पर्सन को फॉलो करने होंगे। उसने कहा काले कपड़े नहीं पहनोगे, तुम कहोगे पागल है। संविधान में लिखा तो हुआ है कि सबके पास इक्वालिटी का अधिकार है, चाहे जो करे, जो पहने, जहां जाए, जो करे, हमारी मर्जी। तो तुम कौन, मैं खाम का वाली चीज हो गई ना, लोग भी नहीं मानेंगे। तो बेसिकली मोनार्क को अब कॉन्स्टिट्यूशन के लिमिट्स में रहकर काम करना होगा। यहाँ पर आपका लुइस फिलिप जो है हेड पर आकर बैठ जाता है। जब यहीं पर ना ये सब यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पर ड्यूक मेटरनिच ने एक बात यहाँ पे कही थी। ड्यूक मेटरनिच याद आ गया होगा, जो कि आपका फ्रांस, जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, उसने कहा था व्हेन फ्रांस sneezes the rest of Europe catches cold, कि भैया जब भी फ्रांस छींकता है ना, पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। दो बातें, मतलब बात वो एक ही है, और उसको मैंने दो तरीके से लिखा हुआ है। पहला, कि जब भी फ्रांस में कुछ भी होता है तो इम्पैक्ट, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, वो सारे ही यूरोप को होते हैं। पहली चीज। एक और यहाँ पे इसी का अलग वर्जन है बस, कि जो भी चीज पहले फ्रांस में हो रही है, वो धीरे धीरे करके सब तक पहुंचती है, अलग अलग कंट्रीज तक पहुंचती है यूरोप की, और फिर वो सब कंट्रीज में होती है। अभी फ्रांस यहाँ पे आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, तो बाकी कंट्रीज को ये लगेगा कि हमारे ऊपर ये किंग क्यों बैठा है अपना पोती पतरा लेकर, ये नहीं चाहिए, हमें भी रिपब्लिक चाहिए, हमें भी आजादी चाहिए, तो वो लोग भी फिर लड़ते हैं। इसी बात पे यहाँ पे मेटरनिच ने लाइन आई थी, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके एमसीक्यू में ये चीज पूछ लेते हैं। अब मैंने कहा अगले ही महीने, बेसिकली देखो जुलाई में यहाँ पर हुआ, अगस्त में ही बेसिकली बेल्जियम वालों ने अपना रिवॉल्यूशन करा था नेदरलैंड के किंग के अगेंस्ट, और खुद को जो आजाद कराया था। अक्टूबर तक ये लोग आजाद हो भी गए थे। ठीक है जी, ये हुआ। अब यहाँ पर एक काफी बड़ा रहा, एंड दैट वाज ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ग्रीक्स यहाँ पर उनका अलग लड़ाई चल रही थी ऑटोमन से। हम देखो बेसिकली क्या था, ये भी एग्जाम में जो क्वेश्चन कई बार पूछ लेते हैं, 3 नंबर में क्वेश्चन अगर आता है, 5 नंबर में तो खैर ये नहीं आता, 3 नंबर में आ जाएगा अगर आएगा तो, ठीक है। बट पता रखो, देखो ग्रीक जो है बेसिकली ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। जो ग्रीक था वो 15 सेंचुरी से ऑटोमन्स के अंडर था। ऑटोमन आपको दिख रहा है नाम से ही, ये मुस्लिम एम्पायर है, और जो ग्रीक थे, जो ग्रीक लोग हैं, वो क्रिश्चियंस थे। भाई उन लोगों को ये था कि यार ये मुस्लिम्स हम पे बहुत टाइम से राज कर रहे हैं। प्लस आप लोगों के बुक में एक पेंटिंग यहाँ पे दी हुई है, मैं यहाँ पे नहीं लगा पाई हूँ उसको, थोड़ी सी वो अलग पेंटिंग थी, तो आप लोग उसको देख सकते हो, इस वाले पेज पर है वो समवेयर, जितना मुझे याद है। इसमें क्या दिखा रखा है बहुत क्लियरली, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जहाँ पर वो रोमांटिक नेशनलिज्म वाला पॉइंट है ना, उसी के जस्ट ऊपर यहाँ पर ये पेंटिंग दिखा रखी है, बड़ी सी इस वाले पेज पर है वो पेंटिंग, वहां पे आप जरा चेक करो, आपको दिखेगा उस पेज पे बहुत क्लियरली कि वहां दिखा रखा है। ये एक पेंटिंग थी जो वहां के लोगों ने पेंट करी थी, जो पेंटर्स वगैरह थे, जहाँ पे दिखा रखा था किस तरीके से जो ऑटोमन है, जो मुस्लिम्स है, वो यहाँ की ग्रीक वुमेन को हैरेस करते हैं, उनका रेप करते हैं, गलत चीजें करते हैं। ये सब काम यहाँ पर चल रहा है। जब लोगों तक ये सब चीजें पहुंची, इवन जो लोग ग्रीक से बाहर भी रह रहे हैं, जो अलग यूरोप में रह रहे हैं, यूरोप की बाकी कंट्रीज में, उन सब तक भी जब ये चीज पहुंची कि अच्छा ऐसा हो रहा है ग्रीस में, उनका तो कल्चर बिल्कुल ही खराब होता जा रहा है। ग्रीक का कल्चर बहुत अच्छा कल्चर मानते हैं, क्रिश्चियंस का तो बहुत अच्छा कल्चर होता है, अच्छा तो खराब हो रहा है। तो जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो पोइट्स वगैरह हैं, जो पोट्स हैं, आर्टिस्ट वगैरह, उन सबकी काफी सिंपैथी जा रही है इन लोगों की तरफ, और धीरे धीरे करके 1821 से ये लोग आजाद होने की लड़ाई लड़ना शुरू करते हैं इन सब चीजों को देखकर। बाकी सब जो अलग अलग कंट्रीज के लोग हैं, पोइट्स वगैरह हैं, वो सब इसको सपोर्ट करते हैं, एंड एट द एंड फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से ये लोग आजाद हो जाते हैं ऑटोमन एम्पायर से। ये बात समझो, तो यहाँ पे ये ट्रीटी जरा याद रखना, ये बच्चे इसका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते हैं कई बार, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ठीक है जी। ये यहाँ पर हुआ 1832 में ग्रीक हमारा आजाद हो गया। अच्छा जी, अब देखो जब मैंने आकर, अभी हमने फ्रांस की बात कर ली 1830 तक की, कि भैया यहाँ पर जो है
किसको, लुइस फिलिप को बिठा दिया गया था और यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जो है वो लगा दी गई। अच्छा जी, अब सोचो, अब यहाँ पर क्या हो रहा है भैया, इम्पोर्ट्स से काफी कंपटीशन हो रहा है, जो इंग्लैंड से गुड्स बनकर आ रहे हैं बेसिकली। अब देखो इस टाइम पे क्या हो रहा है, पॉपुलेशन जो है हमारी भैया फ्रांस की वो बढ़ती जा रही है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, ठीक है जी। एम्प्लॉयमेंट जो है वो कम होता जा रहा है, टैक्सेस जो है वो किंग बढ़ाता जा रहा है, प्राइसेस जो है चीजों के वो बढ़ते जा रहे हैं, जो हार्वेस्ट है वो खराब होती जा रही है, कंपटीशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, लोगों के पास जो पैसा है, जो मनी है, वो लोगों के पास बिल्कुल कम होता जा रहा है। ये सब यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही है एंड ये सब यहाँ पे प्रॉब्लम साफ साफ दर्शाती है कि अब यहाँ पर एक और रिवोल्ट होने वाला है एंड ये रिवोल्ट फाइनली आपका हो जाता है 1848 में फ्रांस में। कब होता है? 1848 मतलब 1830 के 18 साल बाद एक और नया रिवोल्ट जो है फ्रांस में हो जाता है। ये बात समझे। एंड ये आपका होता है जैसे ये सब चीजें होती हैं, लोग बाग अटैक करने आते हैं, लुइस फिलिप को सुनाने आते हैं, कुछ बोलने आते हैं, लुइस फिलिप जो है भाग जाता है, वो भगोड़ा निकला, लुइस फिलिप भाग गया। अब भैया भाग गया तो अब देश कौन संभाले, गवर्नमेंट कहाँ से आएगी? तो घूम फिर के जो 20 जून 1789 को नेशनल असेंबली आई थी, ऐसे ही एक नेशनल असेंबली 1848 में जो है फ्रांस में एस्टैब्लिश हो जाती है। बट वो नेशनल असेंबली अभी भी सबको अधिकार नहीं देती है। क्या कह रही हो? देखो, राइट टू वर्क का अधिकार दिया, लेकिन मेल्स को, अडल्ट मेल्स को जो कि 21 साल से ऊपर है, सिर्फ उनके पास वोट करने का अधिकार रहा। आप एक चीज सोचोगी, क्या ये वोट को इतना बड़ा चीज बना रखी है? अरे वोट का अधिकार नहीं है, मैं नहीं है, भाड़ में जाओ। नहीं है तो क्या हुआ, बाकी काम करो अपने। नहीं, टाइम पे आप उस कंट्री के सिटीजन हो, उसकी एक बहुत बड़ी उसका एक सिंबल था आपके पास वोट होने का अधिकार। अगर आपके पास वो नहीं है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो अधिकार मेल्स को दे रहे हो, तो गलत है। और नेशनल असेंबली ने इस टाइम पर भी वही काम करा जो इन लोगों ने पहले किया था। वुमेन्स को तो इन लोगों ने पहले भी अधिकार वोटिंग का नहीं दिया था, याद है? वुमेन्स और जो भी 21 से लो मेंस थे वो भी, या 21 प्लस के मेन भी हैं और वो टैक्स नहीं पे कर रहे हैं, इन सबके पास ये सब जो है क्या थे, पैसिव सिटीजन हुआ करते थे, इनके पास कोई वोटिंग का अधिकार नहीं हुआ करता था। अभी भी इसने ये सब सेम काम करे। अच्छा, अब इस सब के बीच आपके बुक में दिए गए हैं 3 प्रकार की लिबरलिज्म। बेसिकली लिबरलिज्म का मतलब होता है जब आपके पास फ्रीडम भी हो, आजादी भी हो, और आपके पास इक्वलिटी का अधिकार भी हो, जब आपके पास ये सब चीजें हो, उसे हम बोलते हैं क्या? आपका लिबरलिज्म। ये दोनों ही चीजें होती है। तो फ्रीडम हो चाहे इक्वालिटी हो, वो 3 तरीके से हो सकती है, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली। देखो, पॉलिटिकली आप आजाद हो या फिर आपको इक्वल माना गया है, पॉलिटिक्स में, एडमिनिस्ट्रेशन में, वो हम कैसे मानेंगे? या तो आप सबके पास वोट करने का अधिकार हो, ठीक है जी, गवर्नमेंट आपके वोटिंग से ही बने, आपके कंसेंट से ही फॉर्म हो, ठीक है जी। देखो ये जो यहाँ पे पॉइंट है ना, एक यहाँ पर राइट एंड ऑफ क्लेरिकल प्रिविलेजेस, आप लोग अगर चाहो तो आप लोग इसको शोषण में भी मान सकते हो, कि जो भी क्लर्क्स को, जो क्लर्जी क्लास है, बेसिकली क्लर्क्स नहीं, जो क्लर्जी क्लास है, क्लर्जी, नोबिलिटी और फिर पीजेंट, तो जो हाईएस्ट, जो फर्स्ट एस्टेट थी, उसको जो प्रिविलेजेस दिए हुए हैं उन सबका एंड हो जाए, जो ऑटोक्रेटिक रूल है, जो किंग है, जो मोनार्की है, वो खत्म हो जाए, तो हम कहेंगे कि हाँ जी, हम जो है पॉलिटिकली आजाद हो चुके हैं। अच्छा, इकोनॉमिकली मैं कब कहूंगी कि हाँ जी हम आजाद हैं? जब पहली चीज, जो भी कोई फार्मर है, कोई भी है जो प्रोड्यूस कर रहा है, उसके पास ये अधिकार हो कि वो अपने प्रोडक्शन को कहीं भी सेल कर सकता है, एंड कहीं भी का मतलब किसी मार्केट में वो सेल कर सकता है। नीड नहीं है कि उसने जिस लैंडलॉर्ड से उसने लोन लिया हुआ है, जिस ओनर से उसने लोन लिया है, उसने उसको उसी को सैंड बेचनी पड़ेगी, ये ना हो। वो किसी को भी अपनी क्रॉप जो है वो सेल कर सके, तब हम कहेंगे कि हाँ जी हम इकोनॉमिकली लिबरेटेड है। दूसरी चीज, हम कब कहें कि जो भी स्टेट ने ट्रेड पे, ट्रेड होने में, बाइंग एंड सेलिंग में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखे हैं, जब वो हटा दिए जाए, तब भी मैं कहूंगी कि हम इकोनॉमिकली आजाद हैं। सोशली मैं कब कहूंगी, सब लोग बराबर होने चाहिए भैया, जो भी बर्थ के बेसिस पे प्रिविलेजेस है वो सब नहीं होने चाहिए, सब इंसान बराबर होने चाहिए, सबको इक्वल अधिकार मिले, इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, जॉब की, प्रमोशन की, काम करने की, हर एक चीज की। ये हम कहेंगे भैया, तब जो है हम पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और सोशली जो है हम लिबरेटेड है। क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट? अच्छा, अब देखो यहाँ पर आपका आएगा काफी अच्छा पॉइंट, विच इज कॉल्ड ज़ोलवेरिन। ज़ोलवेरिन क्या होता है मैम, ये क्या चीज है? देखो, तो एक चीज पर यहाँ पर समझना, जो आप यहाँ पे एक नाम पढ़ोगे पर्शिया, और आपको जर्मन तो आपने पढ़ा हुआ है,
जब मैंने अभी आपको ये बताया था, प्लीज इस बात को जरा याद रखना कि जर्मनी उस टाइम पे कोई स्टेट एज अ पर्टिकुलर कंट्री नहीं हुआ करता था अभी तक, बिकॉज यूनिफिकेशन नहीं हुआ है। तो जर्मनी अभी तक कोई भी एक कंट्री नहीं है। सेकेंड कुछ है तो नहीं, ऐसे लगा जैसे कुछ है। ठीक है, जर्मनी कोई एक कंट्री भी नहीं है। जर्मनी मैंने कहा 39 स्टेट्स में बटी हुई है जर्मनी। हर स्टेट के पास अपना एक किंग हुआ करता है। ये अभी आगे भी पॉइंट आएगा, तो प्लीज इस पॉइंट को जरा याद रखना। हर स्टेट का अपना एक किंग हुआ करता है। एंड इन सारी 39 स्टेट्स में से एक स्टेट है आपकी प्रशिया। एक स्टेट है आपकी प्रशिया, जो कि इन 39 स्टेट्स में सबसे ज्यादा पावरफुल स्टेट है। ठीक है, क्या है, सबसे ज्यादा ही पावरफुल स्टेट है। अच्छा, वो ये काम करती है, वो लेकर आती है ज़ोलवेरिन। ज़ोलवेरिन का मतलब क्या है? बेसिकली ऐसा कस्टम यूनियन। अभी कस्टम यूनियन क्या है? इसका मतलब होता है, जब देश में इक्वालिटी की फीलिंग को लाने के लिए मैं टैक्सेस को फ्री कर दूं, मैं ट्रेड को बैरियर फ्री कर दूं, ताकि एक एग्रीमेंट हो जाए हम सारी ही स्टेट्स के बीच में कि हम जो आराम से ट्रेड कर सके। जो मैं पहले नेपोलियन ने पॉइंट लेकर आया था कि आराम से वो ट्रेड कर सके, उसको हटाना है गिल्ड के रेस्ट्रिक्शन को, वही वाला यहाँ पर कुछ पॉइंट मतलब उसी का ही मॉडर्न रूप कह सकते हैं, ज़ोलफेरिन कुछ भी हो सकता है। तो वो चीज यहाँ पर थी। उसने यहाँ पे क्या कहा, भैया जो भी करेंसीज बहुत सारी है, ये 30 39 स्टेट्स हैं, उनकी इतनी ही करेंसी है, 30 करेंसी है बेसिकली, ये हटाओ, ये बहुत गड़बड़ फॉर्मूला है, ये हटाओ। जो भी ट्रेड पे बैरियर लगे हुए हैं इसको हटाओ, यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए। इसे हमने कहा कस्टम यूनियन। वो बेसिकली प्रश्य लेकर आया था, ताकि ये जो आपस में सारी स्टेट्स है वो आराम से इस पे जो है ट्रेड आराम से कर सके। तो सारी स्टेट्स ज्वाइन करा, जाहिर सी बात है। उसमें क्या करा हमने, जो भी ट्रेड पे यानी कि टैरिफ होने में जो बैरियर्स लगे हुए हैं उन सबको हटा दिया गया, और 30 करेंसीज को हटाकर सिर्फ और सिर्फ 2 करेंसी बना दिया गया। ये करा। अब इससे क्या हुआ, लोग बाग अब आराम से ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेड कर रहे हैं आराम से, कुछ बढ़िया चल रहा है। तो लोगों ने समझा कि प्रेशिया का किंग जो है वो बढ़िया चीज है। तो यहाँ पे ये चीज याद रखना, मैं एक पॉइंट बोल रही हूँ। लोगों ने ये समझा कि जो प्रेशिया का किंग है, क्योंकि वो पावरफुल भी है और क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे काम कर रहा है, तो यहाँ पर भैया ये किंग बढ़िया है। ये बढ़िया है, इसको याद रखना, आगे पॉइंट अभी आने वाला है। ठीक है जी। उसने ये काम करा एंड इस चीज से लोगों के मन में इकोनॉमिकली बाइंडिंग वाली फीलिंग आई कि हाँ जी, अब हम लोग इकोनॉमिकली एक साथ है, आराम से हम लोग ट्रेड वगैरह जो है वो कर सकते हैं। अच्छा जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का आएगा रोमांटिक नेशनलिज्म या फिर रोमांटिसिज्म, जो भी मैं अभी बात कर रही थी, जो ग्रीक के ऊपर जो पिक्चर, इसके ऊपर जो पिक्चर थी ग्रीक वालों की, वो वाली यहाँ बात आएगी, रोमांटिक नेशनलिज्म। हम यहाँ पर कहते हैं कि क्या जो आपके अंदर नेशन की भावना आ रही है, हमारा देश है, इंडियंस, यूरोपियंस, फीलिंग, आइडेंटिटी, कॉमन एटसेट्रा, क्या ये फीलिंग सिर्फ लड़कर झगड़कर आ सकती है? क्या ये फीलिंग सिर्फ वॉर से आ सकती है? तो नहीं। कहते हैं कि जो ये फीलिंग होती है नेशन के प्रति, ये फीलिंग वहां के कल्चर से, वहां की लैंग्वेज से, वहां के कस्टम से, वहां के ट्रेडिशन से, वहां के फोक डांस से, वहां के फोक म्यूजिक से, वहां के फोक टेल से, इन सब के थ्रू, लिटरेचर को पढ़कर, उसके आर्किटेक्चर को देख के, उसके आर्ट को देखकर, इन सब को देखकर भी फीलिंग आती है नेशनलिज्म की। और जब वॉर की जगह, जब आप साइंस पे फोकस ना करो, जब आप रीजन पे फोकस ना करो, सिर्फ इस फोकस करो, आप इमोशंस पे, आप फीलिंग्स पे फोकस करो, लिटरेचर पे आप इन सब चीजों पे फोकस करो, उससे हम बोलते हैं, तब जो फीलिंग आती है अपने देश के प्रति, उससे हम बोलते हैं रोमांटिसिज्म या फिर रोमांटिक नेशनलिज्म। ये बात समझ में आई आप लोगों को? उसे यहाँ पर कहा गया। ये चीज एक जर्मन के फिलोसफर थे, जॉन गॉटफ्राइड हर्डर, उन्होंने ये बताई थी। उन्होंने अपने बेसिकली डास वॉक कहा गया था, सिटीजन्स को कहा था उन्होंने, उसको करने के लिए सिटीजन अब जो है नाम दिया जाएगा। तो वो जो है चीज यहाँ पर कही गई थी। ठीक है। अब इसी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा यहाँ पर आपकी बुक में है, पॉलिश वर्सेस रशियन का रिबेलियन। मैं खुद यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या चल रहा था, बेसिकली क्या हुआ। जो पोलैंड था वो उस टाइम पर 1831 की देखो बात चल रही है ये, और अभी तक जो पोलैंड है वो एक अलग से कंट्री नहीं है। पोलैंड को बेसिकली ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ये तीनों ही नेशन जो है वो पोलैंड को कंट्रोल करते हैं। मैं ना पोलैंड की पिक्चर में लगाना भूल चुकी हूँ, रियली सॉरी, मुझे लगानी थी यहाँ पर, मैंने उनका रिबेलियन की पिक्चर लगा दी, बट मैं पोलैंड की आप लोगों को दिखाना यहाँ पे भूल गई। अच्छा, कहते हैं कि पोलैंड जो है वो ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, इन तीनों के द्वारा रूल करा जाता था। देखो पोलैंड में असल में बताया गया कि आखिर रोमांटिक नेशनलिज्म क्या होता है, ये उन लोगों को बहुत अच्छे से पता है। क्यों पता है भैया? क्योंकि पोलैंड में लोगों की लड़ाई थी अपनी लैंग्वेज के लिए। जो रशिया के, ऑस्ट्रिया के बेसिकली जो लोग थे ना, इसका रशिया वाले,
वो कहते थे उनको कि भैया तुम अपनी लैंग्वेज नहीं बोलोगे क्योंकि हम लोग तुम्हें कंट्रोल करते हैं, तुम हमारी लैंग्वेज बोलो। वो लोग मना करते हैं, नहीं भैया हम तो ऐसा नहीं करेंगे, हम तो अपनी ही लैंग्वेज बोलेंगे। हम लोगों ने वही किया। बहुत टाइम तक इन दोनों के बीच यही स्ट्रगल होता रहा। लैंग्वेज वो लोग बोलते हैं, वो उसको सप्रेस करते हैं, वो मारते हैं, वो ये करते हैं, सप्रेस कर देंगे, बाद में वो फिर बोलेंगे, वो फिर सप्रेस करेंगे। ये सब चीजें यहाँ पर चलती जा रही थी। यहाँ तक हो गया था कि लोगों ने, अगर कोई दिख रहा है कि लैंग्वेज बोल रहा है पॉलिश, पोलैंड की लैंग्वेज पॉलिश हुआ करती थी, अगर कोई लैंग्वेज पॉलिश बोल रहा है उसको पकड़ के जेल में डाल देंगे। ये सब यहाँ पे होने लग गया था। तो उनको उनकी लैंग्वेज तो बोलने ही नहीं दे रहे थे। बाद में ऐसा हुआ कि स्कूल्स वगैरह तक में उसकी लैंग्वेज को बैन कर दिया गया। कहीं पे तुम वो लैंग्वेज नहीं बोलोगे। तो लोगों ने क्या करा कि जो चर्च वाले बैठे हैं या जो प्रीस्ट वगैरह है, जो पुजारी वगैरह हैं, वो लोग अपनी लैंग्वेज को, अपने जो इंस्ट्रक्शन का प्लेस है बेसिकली, वहां पर वो लोग अपनी लैंग्वेज में भाषण देने लग गए, बातें करने लग गए, रिलीजन बातें शेयर करने लग गए। तो लोगों ने, उन लोगों को पता चल गया, तो उन लोगों ने उनको भी जेल में डाल दिया। एंड सब ये सब यहाँ पे काफी लॉन्ग टर्म तक यहाँ पे चलता रहा। महाटनी में आपकी बुक में नहीं है, बट ये आपको जो मैंने पिक्चर दिखा रखी है कि इनके बीच में कई सारी अपराइजिंग भी होंगी, नवंबर में होगी, वर्सो वाली होगी, मतलब कुछ यहाँ पे लड़ाइयाँ होंगी इनके बीच में इस चीज को लेकर। एंड फाइनली बहुत सारी लड़ाइयों के बाद एट द एंड जो है पोलैंड जो है बाद में आजाद होता है। अभी यहाँ पर नहीं हो पा रहा है बहुत लॉन्ग टर्म तक। 90s में जाके कहीं जो है पोलैंड एक्चुअल में आजाद हो पाता है, इन सब से, रशिया से, प्रशिया से, ऑस्ट्रिया से। अब तक वो नहीं हो पा रहा है। तो ये यहाँ पर चल रहा है कि आखिर आप सोचो, लैंग्वेज भी किसी के लिए इतनी इंपॉर्टेंट जरूरी हो सकती है कि वो इंसान अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए लड़ रहा है बहुत लॉन्ग टर्म। वो यहाँ पर आपको दिखाया गया, दिस वाज रोमांटिक नेशनलिज्म। अच्छा, अब देखो हम बात करेंगे यहाँ पे, आपका मेन कुछ पॉइंट बचे हैं बस, जिसमें आपका जर्मनी, इटली और ब्रिटेन का यूनिफिकेशन आएगा एंड देन एट लास्ट आपका बल्कन्स वाला पॉइंट अब रह जाए। अच्छा, देखो भैया, जब यहाँ पे रिवॉल्यूशन चल रहा है लिबरल्स का, तो अब क्या हो रहा है कि लिबरल्स कौन, लिबरल्स वो लोग जो आजादी चाहते हैं, जो आजादी चाहते हैं, जो फ्रीडम, इक्वालिटी, ऐसे आइडियाज को प्रमोट करते हैं, जो वो सब चीज चाहते हैं। सोचो कि जब यूरोप की बाकी कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन चाह रही हैं, अपनी कंट्रीज को यूनिफाई करने में लगी हैं, अपने देश के लिए लड़ने लगी हैं, सेम काम यहाँ पे जर्मनी भी चाहेगा। When France sneezes, the rest of Europe catches cold. तो जर्मनी was also a part of यूरोप ना, तो वो भी चाहेगा हमारा भी भैया ऐसा होना चाहिए। एंड इसके लिए जर्मनी के बहुत सारे लोग आते हैं एक साथ, वो मिलते हैं और फॉर्म करते हैं एक ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। क्या फॉर्म करते हैं? ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। और बेसिकली फ्रैंकफर्ट में एक जगह है, सेंट पॉल का चर्च है वहां पर, उसमें जाकर वो लोग बैठ जाते हैं, वहां पर बैठते हैं। ये बात कब की है? 1848 की। कहाँ गए आपकी? 1848, 18 में 1848 को वो जो लोग हैं वो सब जो है यहाँ जाकर सेंट पॉल के चर्च पे बैठ जाते हैं। कहाँ पे? ये फ्रैंकफर्ट में, इसलिए इसका नाम भी दिया गया था फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। अच्छा, बैठते क्यों भैया? जर्मनी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए, एक किंग बनाने के लिए यहाँ का, है ना, बेसिकली उसके लिए ये लोग आके जो है वो बैठते हैं कि भैया अब हमें भी अपना देश चाहिए। हम लोग, अभी तक हम लोगों पे कभी कोई आजाद, अभी तक हम लोग बटे ही हुए हैं इतना, 39 स्टेट्स में हम लोग बटे हुए हैं, हम यूनाइट नहीं हो पा रहे हैं। ये सब यहाँ पे जो है चल रहा है। अच्छा, अब देखो, सोचो, समझो, स्टोरी समझो, समझो जरा आप, कि सब लोग आते हैं, बैठते हैं पॉल के चर्च में। 831 लोग हैं बेसिकली, कितने हैं? 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो कि आकर बैठ के जो है संविधान जो है बना रहे हैं। अच्छा, जब ये सब लोग आकर बैठे हैं, तो उन सब लोगों ने डिसाइड करा कि भैया हम लोग अपने देश में मोनार्की नहीं, हम लोग अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर, रियल सॉरी, हम लोग अपने देश में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लेकर आए। अब इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया था अभी ही, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऊपर रहेगा, मोनार्की नीचे रहेगी। तो मेन यहाँ पे चलनी किसकी है? संविधान की चलनी है। संविधान की लिमिट्स में रहकर ही जो मोनार्क वो होगा, वो काम करेगा। दैट वाज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। ठीक है जी। ये अब जब मैं, जरा पॉइंट याद करो कि जब मैंने कहा था कि इन 39 स्टेट्स में से जो प्रशिया है वो सबसे ज्यादा पावरफुल है, वहां का किंग हमारे लिए काम भी करता है, तो वो बढ़िया है, ये मैंने कहा था। भैया, जब कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, संविधान तो इन लोगों ने बना दिया, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में बैठकर इन लोगों ने संविधान तो बना दिया। अब मोनार्की गद्दी किसको देंगे? मोनार्की के गद्दी देने के लिए, क्राउन देने के लिए बेसिकली ये लोग जाते हैं पर्शिया के किंग, जिसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ।
क्या नाम था इसका उस टाइम पे, मतलब जो उस टाइम पे किंग था उसका नाम था फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। वे क्राउन लेके उसके पास जाते हैं, पर ये जो है मना कर देगा, भैया मुझे नहीं चाहिए, मैं नहीं लूंगा, क्योंकि मैं नॉर्मल लोगों से राजगद्दी एक्सेप्ट नहीं करता। और क्योंकि मैंने कहा था कि जर्मनी 39 स्टेट में डिवाइडेड है, सबके अपने अपने किंग हैं, तो मैं क्यों पूरी जर्मनी का इकलौता किंग बन जाऊं, वो सब तो लोग मुझसे लड़ने आ जाएंगे, तो मैं ये गद्दी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। और जर्मनी का कोई यूनिफिकेशन नहीं होता है। जो बाकी लोग होते हैं, जो आपके कंजर्वेटिव होते हैं, या जो बाकी अलग अलग स्टेट के किंग होते हैं, वो इस फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं। और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बहुत ही एक दो साल में वो जो है वो बंद हो जाता है। तो 1848 में शुरू हुआ, 1850 तक जो है वो बंद भी हो गया, क्योंकि किसी ने उसको सपोर्ट नहीं करा। यहाँ तक हुआ। उसके बाद आते हैं, फिर भी जर्मनी का यूनिफिकेशन होता है। कैसे होता है? ये जो आपका फ्रेडरिक विलियम फोर्थ है, इसका भाई होता है इनका केसर विलियम वन। क्या नाम होता है? केसर विलियम वन। और उनकी वजह से जो है आखिर ये यूनिफिकेशन हो पाता है, जर्मनी जो है वो यूनाइट हो पाता है। वो कैसे हो रहा है उसको समझो। ये जो यूनिफिकेशन से पहले मैंने बताया था कि डिवाइडेड है, प्रशिया काफी पावरफुल है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो जर्मनी के जो लोग हैं, इवन जो प्रशिया का अब वाला किंग है, मतलब जो इसके बाद फ्रेडरिक के बाद जो किंग बनते हैं, वो बनते हैं केसर विलियम वन। वो कहते हैं कि ठीक है, हम जर्मनी को यूनिफाई करते हैं। तो बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। जर्मनी को बेसिकली तीन जो जगह, तीन जो कंट्रीज थी, उनके किंग के पास मेजर पावर थी जर्मनी की। ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। अरे भैया, केसर विलियम वन और जो वहां के लोग हैं, जो कुछ सोसाइटीज वगैरह हैं, जो भी यहाँ पर सब लोग रिवॉल्यूशनरीज है, वो सब कहते हैं कि भैया ठीक है, हम लोग जर्मनी को आजाद कराएंगे। केसर विलियम वन इसको आजाद कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने चीफ मिनिस्टर को देता है, जिसका नाम होता है ऑटो वॉन बिस्मार्क। क्या नाम होता है इसका? इनका नाम होता है ऑटो वॉन बिस्मार्क। ऑटो वॉन बिस्मार्क तीन वॉर लड़ते हैं। क्या करते हैं? तीन वॉर लड़ते हैं। एक लड़ते हैं डेनमार्क के साथ, ये बेसिकली आपका होता है 1864 में। एक होता है ऑस्ट्रिया के साथ, ये होता है 1866 में। और लास्ट आपका होता है फ्रांस के साथ। मैंने कहा उसको आप कह सकते हो, उसको आप DAF। इस सीक्वेंस में जो है वॉर होते हैं। फ्रांस वाला 1871 में होता है। तीन वॉर जो है ऑटो वॉन बिस्मार्क लड़ता है, इन तीनों से जो है वो लड़ाइयां होती हैं, वॉर होते हैं, सब होता है। एट द एंड 1871 में हॉल ऑफ वर्सेलिस, जो आपका मिरर वाला वो था, आपके बुक में दिखा रखा है, इधर की तरफ होगा, नीचे की तरफ, वहां पर बैठकर ये लोग केसर विलियम वन को, जर्मनी को यूनाइट करके, ये 39 स्टेट्स एक होती हैं, यूनिफाई होती हैं, और इसको जो है इसकी राजगद्दी सौंप देता है, और केसर विलियम वन बन जाते हैं हमारे जर्मनी के एम्परर। और दैट इज हाउ 1871 में जो जर्मनी का यूनिफिकेशन था वो हो जाता है कंप्लीट। ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, समझ में आ गई आपको ये वाली चीज? तो ये हुआ जर्मनी का यूनिफिकेशन। किसने कराया? केसर विलियम वन ने कराया। फेडरिक ने पहले मना कर दिया था। समझ में आया? जब जर्मनी आजाद हो गया, यूनिफाई हो गया, इटली भी तो होना चाहिए कि नहीं? वो वाली चीज यहाँ पर होगी। इटली भी कहेगा भैया मुझे भी आजाद होने। इवन इटली की तो हेल्प करने के लिए गुसेप्पे मजीनी, आपको याद होंगे, एक रिवॉल्यूशनरी थे। इन्होंने यंग इटली, जो कि क्या थी, मैंने कहा था सीक्रेट सोसाइटी है जो कि ये लोग फॉर्म कर रहे थे। मजीनी बहुत ही, कहूंगी, काफी रिवॉल्यूशनरी बंदा था। मेटरनिच ने भी कहा था कि ये इंसान कुछ गड़बड़ कर देगा, ये इंसान कुछ बहुत बड़ा कर देगा, और उन्होंने किया था। इन्होंने और गरिबाल्डी ने मिलकर बहुत हेल्प करी थी बेसिकली इटली की आजाद होने में। आप देखो यहाँ पर ये इटली है। इटली क्या था? इटली भैया आपका 7 स्टेट्स में डिवाइडेड था। यहाँ पे भी ऑल ओवर पिक्चर मैंने डाल रखी है इसकी, पर यहाँ पे काफी क्लियर दिख जाएगा। इटली जो है वो 7 स्टेट्स में डिवाइडेड हुआ करता था। पीडमोंट है, लोम्बार्डी है, वेनेशिया है, पेपल स्टेट्स है, जिसके अंदर रोम भी आएगा। एंड यहाँ पे आपका सिसिलिस के 2 किंगडम आएंगे, टस्कनी है, मुस्कना है। ये यहाँ पर बेसिकली 7 स्टेट्स में इटली जो है वो डिवाइडेड। अच्छा जी, ठीक है। जो ये नॉर्थ वाला पार्ट है, ये वाला, एक सेकंड रुको, जो ये आपका नॉर्थ वाला पार्ट है, दिस वन, ठीक है, ये जो पार्ट है ये आपका ऑस्ट्रिया के अंदर था। ये वाला भी, ठीक है, ये वाला भी, ये वाला कहाँ गया, ये ऐसे, ये वाला सारा जो है आपका ये ऑस्ट्रिया के अंदर था। अच्छा, ये जो वाला, जो आपका ये वाला बचता है, ये वाला आपका सेंटर आपका जो है पोप के अंदर था। जो चर्च का हेड होता है पोप, इसलिए यहाँ पे लिखा है पपल स्टेट। और ये जो ब्लू वाला पार्ट है आपका, ये सारा जो है स्पेन के जो बर्बन किंग थे। मैं यहाँ पे फ्रांस के बर्बन डायनेस्टी की बात नहीं कर रही हूँ, स्पेन के जो बर्बन किंग है, उसके अंदर आपका जो है ये वाला पार्ट हुआ करता था।
ये आपका हुआ किंगडम ऑफ टू सिसिलीज। ये था, एक ये था और एक आपका ये था। ये तीन बेसिकली तीन में डिवाइड था। वैसे ये 7 स्टेट्स में ये बटा हुआ था आपका इटली। हाँ, जिसमें जो आपको ये पिंक वाला दिख रहा है ना पीडमोंट, सिर्फ और सिर्फ ये जो सार्डिनिया पीडमोंट था, सिर्फ और सिर्फ ये एक इटली के किंग के पास था। किसके पास था? एक इटली के किंग के पास था। उसका हाथ था, उनके पास ये हुआ करता था। बाकी सब जो है किसी और के अंडर हुआ करता था। अब उनका नाम क्या था? जो इटली के यहाँ पर पीडमोंट के किंग थे, उनका नाम था विक्टर इमानुएल सेकंड। उन्होंने कहा ठीक है, हम इटली को यूनिफाई करेंगे, क्योंकि भैया मैंने कहा गुस्ताफी मजीनी भी थे और गरिबाल्डी भी थे। अच्छा, मजीनी ने एक और बनाई थी सोसाइटी, यंग यूरोप बनाई थी, बर्न में बनाई थी वो, और इटली वाली बनाई थी उन्होंने मर्सिलिस में। ये जो उन्होंने कुछ सोसाइटीज वगैरह बनाई थी। अच्छा, मजीनी भी यहाँ पर चाहते थे कि भैया इटली जो है वो यूनिफाई हो जाए, जो अलग अलग में बटा हुआ है इससे बटा हुआ ना हो, यूनिफाई होना चाहिए। और उसके लिए गरिबाल्डी ने भी इनकी जो सोसाइटी थी यंग इटली वाली, इन्होंने इसको भी ज्वाइन करा था। तो इन दोनों ने मिलकर जो है इसमें काम करा था। मैंने कहा कि ऑस्ट्रिया, पोप और आपका स्पेन, इन तीन के पास मेन है, तो लड़ाई इन तीन से होनी है। तो सबसे जो फर्स्ट लड़ाई होगी वो होगी ऑस्ट्रिया से, जिसमें जैसे वहां के किंग ने, मतलब जो लास्ट हमने पढ़ा केसर विलियम वन का जो चीफ मिनिस्टर था ऑटो वन बिस्मार्क, उन दोनों ने हेल्प करी थी। सेम ऐसे यहाँ पर जो विक्टर इमानुएल सेकंड का जो सीएम चीफ मिनिस्टर है, उनका नाम है केवोर। बेसिकली उनका नाम जो पूरा है वो है काउंट डी केवोर। यहाँ पे केवोर यहाँ पर है। तो कहते हैं केवोर ने यहाँ पर हेल्प करी, और 1859 में यहाँ पर कहा जाता है, कब? 1859 में बच्चा केवोर ने फ्रांस की हेल्प लेकर क्या करा भैया? फ्रांस की है, क्योंकि देखो जो लड़ाई थी फ्रांस की यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक ऑस्ट्रिया के हाथ में है, ऑस्ट्रिया ने ऑस्ट्रिया, एक पोप के हाथ में, और एक जो है आपका लास्ट वाला ये सिसिलिस के हाथ में। ऐसे था, हालांकि जो ये पोप था ना, इसको फ्रांस प्रोटेक्ट करता था। फ्रांस जो है इसको प्रोटेक्ट करता था। तो पहले क्या करा भैया? फ्रांस की हेल्प ली इसने, कैवोर ने, और इसको जो है ऑस्ट्रिया से इसको आजाद करा दिया, जो नॉर्थ वाला पार्ट था। लेकिन अभी भी नॉर्थ वाले पार्ट में लोम्बार्डी वाला पार्ट है सिर्फ, जो अभी इन लोगों के हाथ में आ गए। वेनेशिया अभी भी नहीं आया है। एंड रिमेम्बर करो, अगर आप लोगों ने कभी भी पीवाईक्यूज देखे होंगे, तो ऑलवेज कहीं ना कहीं आपको दिख जाएगा वेनेशिया कब ऐड हुआ, ये क्वेश्चन आता है। और आप कहोगे मैम बुक में तो वो क्वेश्चन है ही नहीं, यहाँ आपको मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल भी। अच्छा, ठीक है। तो 1859 में बेसिकली फ्रांस की हेल्प ली, केवोर मिला, जो सार्डिनिया पीडमोंट का राजा, केवोर, फ्रांस, ये सब मिलते हैं और ऑस्ट्रिया को हराकर लोम्बार्डी उससे ले लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने कहा गरीबाल्डी भी आएगा। गरीबाल्डी अपनी पूरी मिलिट्री को लेकर, गरीबाल्डी की बेसिकली आर्मी होती है जिसका नाम होता है रेड शर्ट आर्मी, वो उसकी हेल्प से और गुस्ताफी मजीनी की हेल्प से ये लोग मिलकर जो ये स्पेन के पास, जो स्पेन के पास ये टू सिसलिस वाला पार्ट है, इसको अपने हत्थे कर लेते हैं। क्या करते हैं? स्पेन के पास जो है टू सिसलिस वाला पार्ट है, इसको वो ले लेते हैं 1860s में। लिया? तो 1860s में बेसिकली यहाँ पर टू सिसलिस वाला पार्ट साउथ भी इटली का यूनिफाई हो गया। अब बचाइए बीच वाला पोप। पोप भी काफी हद तक आ गया था इस टाइम पर 1860-61 में ही। लेकिन एक मेजर पार्ट था पोप का, एक काफी इंपॉर्टेंट पार्ट था, जो कि था रोम। रोम जो कि आज इटली कैपिटल है, वो अभी इन लोगों के हाथ में नहीं आई। कहते हैं आपकी बुक के अकॉर्डिंग, जो आपका है एक्चुअल में, कहने को तो पॉलिटिकल रूप से ये सब एक हो गए थे, यूनिफिकेशन हो गया था इनका 1861 में। आपका इटली का यूनिफिकेशन कंप्लीट हो गया था, और विक्टर इमानुएल सेकंड, जो कि सार्डिनिया का राजा था, अब वो पूरे इटली का राजा बन गया था। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर पीवाईक्यू जो आपसे क्वेश्चन पूछता है, वो यहाँ से पूछता है, ये दो क्वेश्चन, कि आखिर रोम कब ऐड हुआ और वेनेशिया कब ऐड हुआ। तो यहाँ पर ये पिक्चर में बहुत ही क्लियरली आप लोगों को यहाँ पर ये दिख रहा है कि आखिर जो वेनेशिया है वो अलग है, और यहाँ पे तो वो आपको रोम दिख रहा है, जहां पर मेरी ये आपको इरेजर दिखी थी अभी, एक बार दोबारा मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, नो इशू। देखो, ये आपको दिख रहा है, ये रहा वेनेशिया, ये अभी पार्ट नहीं बना है, और ये रहा आपका रोम, ये भी अभी पार्ट नहीं बना है इसका। तो 1866 में बेसिकली ऐसा होता है, वेनेशिया जो है वो ऐड हो जाएगा। वेनेशिया ऐड कैसे होता है वो आपको नहीं समझना है वैसे तो। ऑस्ट्रिया और प्रशिया के बीच में वॉर चल रहा होता है, ऑस्ट्रिया हार जाता है, प्रशिया जीत जाता है। और क्योंकि मैंने कहा कि ऑस्ट्रिया के हाथ में था ये प्रॉपर, ये पूरा ही रीजन, इसमें से लोम्बार्डी ले लिया था, बट वेनेशिया अभी रहता था। तो प्रशिया और ऑस्ट्रिया के बीच में हुआ, ऑस्ट्रिया हार गया, प्रशिया ने वेनेशिया उससे छीन लिया और इसको गिफ्ट कर दिया था। तो ये हुआ था भैया 1866 में। कब हुआ ये? 1866 में। आपका वेनेशिया था वो इटली का पार्ट बन गया था। अच्छा, मैंने कहा रोम भी यहाँ पर बच गया था।
क्योंकि मैंने कहा कि इसको पोप को प्रोटेक्ट कर रहे थे आपके फ्रांस वाले। फ्रांस के बीच में और प्रशिया के बीच में एक वॉर होता है 1870s के टाइम पर। तो फ्रांस अपना लड़ने के लिए, प्रशिया से लड़ने के लिए बेसिकली वो यहाँ से चला जाता है, वो चला जाएगा। तो जब ये फ्रांस की आर्मी इस पोप को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो अब वो प्रोटेक्ट नहीं कर रही है उसको, अब वो वहां से हट गई है। तो जैसे मौका मिलता है, इटली जो है अपनी आर्मी को भेजता है पोप के यहाँ पर, रोम में भेजता है और जाके अटैक करता है और रोम को भी अपना पार्ट बना लेते हैं। और इस तरीके से जो एक्चुअल में फाइनल यूनिफिकेशन है वो 1870s में कंप्लीट होता है। समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, हम बात करेंगे बच्चा आपका फॉर्मेशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, कि आखिर ये कैसे होता है, ब्रिटेन कहाँ से आ गया, ब्रिटेन कैसे फॉर्म होगा, क्या होगा। देखो, जो आपको यहाँ पर ये पिक्चर दिख रही है, ब्रिटेन जो है भैया पहले के टाइम पे 4 कम्युनिटीज में बटा हुआ था। तो मतलब सॉरी सॉरी, ब्रिटेन जो है, जो आज आपका आप सुनते हो ना, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, यूके आप सुनते हो, ये 4 उससे बना हुआ है। आपको दिखता है ना, ये इस तरीके से मैप में इस तरीके से हमें ब्रिटेन जो है वो शो होता है इस तरीके से करके, एंड यहाँ पे छोटा सा पार्ट, ये सब ब्रिटेन के अंदर। अब इसके अंदर क्या क्या है, ऊपर जो है स्कॉटलैंड है, यहाँ पे जो साइड में देखो कि यहाँ पर ये वेल्स, एक सेकंड रुको, सेकंड, यहाँ पे देखो ये आपको दिख रहा है ये स्कॉटलैंड है, ये आपको दिख रहा है ये आपका इंग्लैंड वाला पार्ट है येलो, ये पिंक वाला वेल्स है, और ये जो आपका लाइट ग्रीन ये नदन का आयरलैंड है, वरना वैसे पूरा ही एक आइलैंड हुआ करता था, आयरलैंड। अच्छा, आइलैंड क्या होता है और आयरलैंड क्या है? आइलैंड इज बेसिकली पीस ऑफ लैंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो, और आयरलैंड एक आइलैंड का नाम है जो यहाँ पे दिखा रखा है, कंट्री है बेसिकली, ऑल टुगेदर डिफरेंट कंट्री। अब देखो, कहते हैं भैया कि जो हम आज यूके जानते हैं वो 4 कंट्रीज का मिलन है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जिसके अंदर स्कॉटलैंड के स्कॉट्स हैं, ठीक है, स्कॉटिश बोलते हैं, स्कॉट्स बोलते हैं, आयरलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड के आयरिश है, वेल्स के वेल्श है, और इंग्लैंड के इंग्लिश है, ये सब जो है मिलकर बने हुए हैं। देखो क्या हुआ कि जब ये इंग्लैंड था, तो वेल्स तो हम कहते हैं भैया 16th सेंचुरी में ही वेल्स को इसका किसी एक लॉ के थ्रू, एक लॉ के थ्रू, तो आप चूंकि आपको नहीं जानना, आपके उसका पार्ट नहीं है, बट वेल्स को जो है इंग्लैंड का पार्ट बना दिया गया था 16th सेंचुरी में ही, ऐसा हो गया था। तो बेसिकली इंग्लैंड और वेल्स तो जो है भैया एक हो चुके हैं, इंग्लैंड और वेल्स, सॉरी एक सेकेंड, अच्छा ठीक है, इंग्लैंड और जो वेल्स है भैया वो तो एक हो चुके हैं, ठीक है जी, ये बात समझ में आ गई। अब बचे हुए हैं बाकी अभी कंट्रीज जो ऊपर की है, स्कॉट और यहाँ की आयरलैंड वाली, की ये जो है ये केसेस का पार्ट बनती है। तो क्या होता है, एक 1707 में, आप देखो पहले 16th सेंचुरी में हुआ, 16th सेंचुरी का मतलब क्या होता है मैंने बता रखा है पहले, 1501 से लेकर के 1600 का जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं 16th सेंचुरी। हमने कहा भैया 1500 के आसपास जो है वेल्स पार्ट बन गया था, उसके करीब करीब 100-150 साल बाद, ठीक है, इस टाइम पे क्या होता है, 1707 में स्कॉट वाले जो मतलब इंग्लिश वाले हैं, वो स्कॉट वालों से बेसिकली पहले तो जो इंग्लिश पार्लियामेंट है वो उनसे अपनी मोनार्की स्टैब्लिश कर लेते हैं 1688 के अराउंड, और फिर एक सिंगल पार्लियामेंट फॉर्म होता है स्कॉट और इंग्लिश के बीच में, जिसमें इंग्लिश वाले जो मेजोरिटी में होते हैं, वो एक ऐसा एक्ट पास करते हैं जिसका नाम होता है एक्ट ऑफ यूनियन 1707, जिससे एक्चुअल में यूके ऑफ ग्रेट ब्रिटेन जो है वो बनता है। एंड इसमें क्या होता है, इंग्लैंड और वेल्स तो पहले एक साथ थे, अब इसमें स्कॉट वाले भी मिल जाते हैं, और ये जो एक बन चुका है 1707 तक, तो आपका है ये वाला आपका ग्रेट ब्रिटेन वाला पार्ट, ये पूरा। अब इसमें बचता है सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड। अब जरा एक चीज यहाँ पे याद रखना, कि जो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट था ना, मेजरली आपका ये पार्ट जो अब एक हो चुका है, जो कि आपका 1707 के तहत भी हो चुका है, एक्ट ऑफ यूनियन के तहत। अब इसमें क्या है, इसमें मेनली जो है इसमें प्रोटेस्टेंट्स है। प्रोटेस्टेंट्स क्या होते हैं, कैथोलिक्स क्या होते हैं, दोनों ही क्रिश्चियंस की ब्रांच होती है। जो कैथोलिक्स होते हैं बेसिकली वो बहुत पहले के आ रखे हैं, तो क्राइस्ट का बर्थ हुआ, जो उसके उनके बाद के जो लोग थे वो सब आपके कैथोलिक्स हुए। बेसिकली कहते हैं जो फर्स्ट सेंचुरी एडी में आए थे वो आपके कैथोलिक्स थे, पर उनके करीब करीब 1500 साल बाद 15 सेंचुरी एडी के आसपास आपकी एक नई ब्रांच जो है क्रिश्चियनिटी की वो इमर्ज होती है, जिसका नाम आपका है प्रोटेस्टेंट्स। आपका चैप्टर नंबर 5 अगर आपको हल्का बहुत याद होगा प्रिंट कल्चर में, आपको वहां पे मार्टिन लूथर किंग का नाम आया, तो वो भी कहते प्रोटेस्टेंट्स थे, ठीक है, बिकॉज प्रोटेस्टेंट्स की जो बातें हैं वो कैथोलिक से बहुत अलग है, दोनों क्रिश्चियंस हैं, लेकिन जो कैथोलिक्स होते हैं वो बाइबल में और चर्च के टीचिंग्स में दोनों में मानते हैं। और ये जो होते हैं ना आपके
प्रोटेस्टेंट जो बाद में आए हैं, ये कहते हैं हम चर्च की बातों को नहीं मानेंगे, कि तुम लोगों ने खुद से बनाई है, हम सिर्फ और सिर्फ बाइबल को मानेंगे। तो इनके बीच में यहाँ पर ये चलता रहता है। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने क्यों बताया ये? बिकॉज़ आयरलैंड में दोनों ही प्रकार के लोग रह रहे थे, इस पूरे ही आयरलैंड में। ये आपका था साउथ वाला पार्ट जहाँ पे कैथोलिक्स रह रहे थे, और ये आपका था नॉर्थ वाला पार्ट जहाँ पे आपके कौन रह रहे थे? बेसिकली मैं कहूँगी यहाँ पर आपके प्रोटेस्टेंट्स रह रहे थे। और क्योंकि ये सब भी प्रोटेस्टेंट्स थे, ये पूरा का पूरा पार्ट, ये भी प्रोटेस्टेंट्स, और ये नदर्न वाला पार्ट भी, एक सेकंड, और जो नदर्न वाला पार्ट था ये भी प्रोटेस्टेंट्स। इंग्लिश वालों की आदत थी, आपको पता है, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जो उन लोगों ने इंडिया में भी अप्लाई करी थी। इन लोगों ने कहा भैया हम तुम्हारा साथ देंगे प्रोटेस्टेंट्स वालों, और तुम जो है कैथोलिक से लड़ लो। वो लड़ लिए, इन लोगों ने इनको अपना पार्ट बना दिया। एंड उसी टाइम पे 1801 में अनदर आयरलैंड वालों ने एथलीट को हटाया, सप्रेस करा और खुद का जो अलग कर लिया, और तब इन लोगों ने इस सब को जो है पूरा एक पार्ट जो है वो बना दिया। एंड दैट इज हाउ आप लोगों का जो ग्रेट ब्रिटेन की जो फॉर्मेशन थी 1801 में, ये भी कंप्लीट हो जाती है। आपका बड़ा सा ब्रिटेन जो कि आज का यूके है वो फॉर्म हो जाता है। फटाफट चैप्टर कंप्लीट करते हुए लास्ट नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड एलिगरी। बहुत छोटा पॉइंट है ये। एलिगरी का बेसिकली मतलब होता है किसी भी आइडिया को, किसी भी चीज को, किसी भी हम जैसे माइंड में कुछ हमारा आइडिया आया, उसको हम एक फिगर का रूप दे दें। अगर मेरे मन में नेशन आया है, तो मैं नेशन को एक फिगर बना दूं, प्रॉपर एक फिगर दूं, पूरे एक कुछ फिगर बना दूं उसका, उसे हम बोलेंगे एलिगरी। दैट इज सिंपली कॉल्ड एलिगरी, जिसमें हम लिबर्टी के आइडियाज को, जस्टिस को, इक्वालिटी को, सबको दर्शा सकते हैं। दैट इज कॉल्ड आपका एलिगरी। कहते हैं एक नेशन को अब जो है एक फीमेल फिगर के रूप में रिप्रेजेंट करा जाता है। जर्मन की जो एलिगरी है उनका नाम है जर्मेनिया, आपको दिख रहा है, आपकी बुक में भी इनकी पिक्चर दिखा रखी है, अब इसको समझेंगे। फ्रांस की जो आपकी वो है एलिगरी है, उनका नाम है मराइना। और इंडिया की तो आपको पता है भारत माता यहाँ पर है, ये आपकी एलिगरी होती है। कि मेरे दिमाग में कोई एक नेशन, एक नाम आया, उस नेशन को एक फिगर का रूप देना, एक इंसान बनाना, कोई पिक्चर उससे पेंट करना, उस हम सिंपल सी भाषा में बोलते हैं आपका एलिगरी। उसको सिंबॉलिक रूप से उसको रिप्रेजेंट कर देना कि समझ सके उसको, उससे हमने कहा है एलिगरी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो क्या कहते हैं, आपको ये पिक्चर आपकी बुक में भी दिखा रखी है, इसका क्या मतलब है, क्या है ये? तो यहाँ पर पहली चीज, यहाँ पर फ्लैग दिखा रखा है, ये आपको पता है आपका जर्मन का फ्लैग है, इसमें आपका ब्लैक और ऑरेंज और व्हाइट का रेड येलो कलर आपका दिखा रखा है। अब ये जो खड़ी हुई है, इन्हें इन्हें ही हमने बोला है जर्मेनिया। इनके हाथ में जो ये तलवार है, वो दिखाती है कि मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो ये तलवार के आसपास जो ये बंधे हुए हैं, मतलब जो ये पत्तियां हैं बेसिकली ओक की, ये दिखाती हैं कि मैं लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अगर तुम चाहोगे तो मैं शांति भी कर सकती हूँ, पीस भी कर सकती हूँ। ये चीज जो इनके सर पे ये ओक लीव्स का ताज है, ये दिखाता है उनके हीरोइज्म को, भैया हीरो है ये काम कर रहे हैं, ये देश के लिए काम करने आई है। ये आपको दिख रही है, ये ब्रेस्ट पे जो प्लेट बनी हुई है, इसपे ईगल छपा हुआ है, ये दिखाता है बेसिकली उनकी स्ट्रेंथ, कि इनकी क्या इनकी ताकत है उसको दिखाता है। इनके हाथ में ये फ्लैग दिखा रखा है, और बाकी ये जो है पीछे से किरणें निकल कर आ रही है, किरणें सी है ये, जो दिखाती है कि हाँ जी नया एरा आ रहा है, हम लोग आजाद हो रहे हैं। तो आजादी यहाँ पर नीचे दिख रही है, ये ब्रोकन चेन पड़ी हुई है, जो दर्शाती है कि भैया हम लोग जो है फ्री हो गए, आजाद हो गए। ये आपका यहाँ पर ये फ्रांस की है, बेसिकली फ्रांस की मेराइना है। आप लोग को याद होगा तो फ्रांस में एक फायरगिन कैप नाम की हुआ करती थी, रेड कलर की। 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा, जाकोबिन्स भी पहनते थे इसको। बट ये सिर्फ और सिर्फ एक मेल पहन सकता था, याद है कुछ ऐसा? जो फायरगिन कैप हुआ करती थी, रेड से कलर की होती है ये, इसे सिर्फ और सिर्फ एक मेल पहन सकता है, बिकॉज ये कैप दिखाती है कि तुम आजाद हो चुके हो। और यहाँ पर एक फीमेल ने ये कैप पहन के दिखा रखी है अपने हाथ में अपना फ्लैग लेकर, कि भैया मैं भी आजाद हूँ, ये दिखाता है। अनेक आपका इंडिया की भारत माता है यहाँ पे दिख रही है आपको, इतनी शांत स्वभाव में खड़ी हुई, जो इनके हाथ में व्हाइट सा कपड़ा है जो दिखाता है मैं सफाई कर सकती हूँ। यहाँ पे देखो एक मनुस्क्रिप्ट है जो दिखाती है मैं पढ़ भी सकती हूँ। यहाँ पे चावल की खेती का बेसिकली वो है ये, जो दिखाता है कि मैं खेती बाड़ी करके पैसा भी कमा सकती हूँ। और यहाँ पर देखो बेसिकली माला है, जो पूजने वाली माला होती है, जो दिखाती है कि मैं पूजा भी कर सकती हूँ, तो मैं स्पिरिचुअल भी हूँ। ये आपका हुआ एलिगरी का पॉइंट। नाउ द वेरी लास्ट पॉइंट इज नेशनलिस्ट की टेंशन बल्कन्स में कैसी थी, यहाँ पर क्या चल रहा था। अच्छा, मैंने सोचा था कि इसे 1 घंटे में खत्म कर दूंगी, बट एक्सप्लेन करते करते थोड़ा सा लंबा हो गया लेक्चर। बट ये लास्ट पॉइंट है, प्रॉमिस, इसके बाद कुछ नहीं है। देखो नेक्स्ट पॉइंट आपका आएगा बच्चा, नेशनलिस्ट की टेंशन बल्कन्स में क्या चल रहा है। ये बल्कन्स का आपको रीजन दिख रहा है,
बल्कन्स बेसिकली एक बहुत बड़ा रीजन हुआ करता था आपका वेस्ट एशिया वाले पार्ट का, जिसके अंदर बहुत सारी कंट्रीज हुआ करती थी, अल्बेनिया, बुल्गारिया, ग्रीस, मैकेडोनिया, अलग-अलग कंट्रीज थी। इन सब में मिलकर जो लोग रहते थे, उन सबको हम स्लैव्स बोलते थे। स्लेव नहीं, गुलाम नहीं, वी के बाद ई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ है स्लैव्स। यहाँ के लोगों को हम कहते थे स्लैविश लोग यहाँ पर हुआ करते थे। आप कहते हैं ये जो एरिया था वो ऑटोमन एम्पायर के अंदर था। बेसिकली इस पॉइंट में ऐसा कुछ खास नहीं है, बस आपको ये समझना है कि जब सब लोग अलग-अलग कंट्रीज़ जब आज़ाद हो रही थी, उस टाइम पे इन सारी कंट्रीज़ को भी ये था कि हम इस ऑटोमन एम्पायर से हटे, हम डिसइंटीग्रेट, हम लोग अपनी-अपनी अलग कंट्रीज़ फॉर्म करें। ये अलग चल रहा है और यहीं पे जो बड़ी-बड़ी पावर्स है ना, फ्रांस, रशिया, ब्रिटेन, यूएस, ये सब जो पावर्स है, ये चाह रही है कि जैसे ही यहाँ से अलग हो, हम लोग इनको हथिया लें। जो इनके बीच में यहाँ पर ये वॉर चल रहा है अलग-सा, जो अलग ही टेंशन यहाँ पे इस पूरे एरिया में डेवलप हो गई, इसे ही सिंपल भाषा में कहा गया था बल्कन्स की टेंशन। बस यहाँ पर आपको यही पॉइंट समझना है कि ये सब अलग होना चाहती है ऑटोमन से और जो बड़ी पावर है वो चाहते हैं कि हम यहाँ पे इन पे आके लग जाएँ। बेसिकली हम इनको कॉन्क्वेर कर लें। तो यहाँ पर ये चाह रही आज़ाद होना, तो इनके बीच में एक वॉर छिड़ जाता है जैसे हम लोग यहाँ पे बोलते हैं भैया जिसके बाद में आगे पढ़ोगे अभी आपका कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी यहीं से होती है। कि आर्कड्यूक की जो है मौत हो जाती है, फर्डिनेंड आर्कड्यूक फर्डिनेंड बेसिकली ऑस्ट्रिया का था वो वो जा रहा होता है, वो मर जाता है, उसको मार देता है, एक बच्चा आता है उसको मार देगा। तो यहाँ पर अलग चीज़ है, आपका पार्ट नहीं है वो, तो बेसिकली इन सब के बाद जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत भी हो जाती है। समझ में आ गया जी? दैट वाज बच्चा होल ऑफ योर चैप्टर। आई रियली होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो एंड प्लीज आई रिक्वेस्ट यू, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करना एंड प्लीज कमेंट करके जाना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा लेकर आऊं। ऑल्दो मैं आप कंटिन्यूअसली पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों की वीडियोस डालूं। पहले यहाँ पे क्रैश कोर्स करेंगे हम, फिर हम लोग आधे घंटे वाली रैपिड रिविजन करेंगे जो कि बहुत जल्दी हो सके, और इसके साथ साथ हम लोग आपके क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट करेंगे। इसका आप लोगों को पीडीएफ चाहिए होगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको उसका टेलीग्राम बॉक्स में आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे मिल जाएगा और टेलीग्राम का जो लिंक होगा वो अभी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पे इंस्टा का हैंडल मेरा लिखा हुआ है, चाहो तो आप लोग फॉलो यहाँ पे कर सकते हो। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। अच्छे से पढ़ाई करो। थैंक यू।